वो क्या कहता है? चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड्स रिलीफ टू द पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, योगा, preservation of environment, including watershed, forest, wildlife, preservation of monument or places of historical interest, and advancement of any other object of general public utility. याद है, ये चैरिटेबल पर्पस है. इसमें सिर्फ एजुकेशन नहीं है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल नहीं है, यहां तो सब कुछ इंक्लूड है. रिलीफ टू द पुअर, इट इंक्लूड्स मेडिकल रिलीफ, इट इंक्लूड्स योगा, इट इंक्लूड्स एजुकेशन, इट इंक्लूड्स प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, वाइल्ड लाइफ, it includes the preservation of monument and other places and advancement of general public utility. लेकिन 1023C में कौन से हमारे आते हैं? जरा अब ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको अप्लाई करना है कि 23C में करें कि 12AB में करें, दोनों तो अब कर नहीं सकते. तो 1023C के जरा सेक्शन सुनिए. सेक्शन 10 क्लॉज 23C सब क्लॉज 3IAB. देखिए, सब क्लॉज 3IAB. Then there is section 10 clause 23C sub clause 3IAC. Then there is section 1023C sub clause 3IAD. Section 1023C sub clause 3IAE. मैं सब क्लॉज IV और V की बातें नहीं कर रहा, वो नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन को चैरिटेबल और रिलीजियस है. देन सेक्शन 1023C VI एंड सेक्शन 1023C VIA. जरा अब ध्यान से सुनना, ये क्या है, क्योंकि मुझे आपको कंपेयर कराना है इसका 12AA का और क्या कौन सा अप्लाई करना है. ये सारे में से पूछ रहे हैं तो मैं पहले ही बता. पहला पॉइंट, 1023C sub clause 3AB is for income of a university or educational institution not for making any profit but for imparting education shall be fully exempt if it is wholly or substantially funded by the government. Please note, wholly or substantially financed by the government. You are a university, you are a college, you are an educational institution, not for making any profit, but for imparting education, and you are wholly or substantially financed by the government. उस केस में कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं. No approval is required. उस केस में कोई भी टैक्स ऑडिट नहीं है. उस केस में मैं आपको बता दूं, ऑडिट टैक्स नहीं कह रहा, ऑडिट अंडर इनकम टैक्स वो नहीं है. उस केस में कोई कंडीशन नहीं है 15% और 85% की. उसमें एक ही है मैंडेटरी चीज, रिटर्न टू बी फाइल्ड मैंडेटरली. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न. कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कोई 85-15% नहीं है, कोई कॉर्पस नॉन कॉर्पस वाली, सारा का सारा माफ है. अगर आपको 100% ग्रांट गवर्नमेंट की आती है या मोर देन सब्सटेंशियली फाइनेंस मोर देन 50%, तो उस केस में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई अप्रूवल नहीं, और सिर्फ एक रिटर्न भरनी है और कुछ नहीं करना. मुझे 10BB की रिपोर्ट भी नहीं चाहिए, सिर्फ रिटर्न भरनी. 3IAC ये भी सिमिलर है. हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन नॉट फॉर मेकिंग एनी प्रॉफिट बट फॉर फिलैंथ्रोपिक पर्पसेस who are wholly or substantially financed by the government. मतलब 100% गवर्नमेंट की एड है या मोर देन 50% की गवर्नमेंट की एड है, तो उस केस में भी सेम रूल है जैसे एजुकेशनल के लिए थे. नो रिटर्न, सॉरी, ओनली रिटर्न इज मैंडेटरी, नो अदर कंडीशन, नो अप्रूवल रिक्वायर्ड, नो ऑडिट रिक्वायर्ड, नथिंग, ओनली अप्रूवल इज नेसेसरी. ये भी आपको मैंने बता दिया जो 3IAC है. अब आया सेक्शन 1023C 3IAD और 3IAE. ये वो कौन से? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी नॉट फॉर मेकिंग एनी प्रॉफिट बट फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन हुज ग्रॉस रिसीट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़. हॉस्पिटल में भी यही है और एजुकेशनल भी यही है. एजुकेशनल 3IAD में आते हैं, हॉस्पिटल 3AE में आते हैं, या मेडिकल इंस्टीट्यूशन. अगर 1 करोड़ से ऊपर नहीं है, नो अप्रूवल रिक्वायर्ड, no audit required, no requirement of 85 or 15%, only return is mandatory. रिटर्न भरना जरूरी है, रिटर्न मैंडेटरी है. ये मैं आपको बता दिया. अब आया
VI or VIA. VI is your total gross receipt exceeds 1 crore, educational institution. And VIA, medical institution or hospital, your gross receipt exceed 1 crore. जहां 1 करोड़ से ऊपर है वहां अप्रूवल मैंडेटरी है, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है. आज जो 1 करोड़ से ऊपर है उसका ऑडिट भी होता है, उसको सेम कंडीशन लगती है जो कंडीशन मोर और लेस सेम है जो 11, 12 डबल ए में या 12 AB में है. सारी डिफरेंस. तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं बता दूं. पहले तो मैंने बता दिया वहां तो कोई कंडीशन ही नहीं है, ऑडिट भी नहीं है, वहां पर तो सिर्फ रिटर्न है. लेकिन 6(6)A, क्योंकि 6(6)A एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन VI में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी VI में जा सकते हैं, हॉस्पिटल मेडिकेशन VIA में जा सकते हैं, या 11, 12 में भी जा सकते हैं, क्योंकि चैरिटेबल पर्पस में एजुकेशन भी इंक्लूडेड है, रिलीफ टू द पुअर भी, सॉरी, एंड मेडिकल भी इंक्लूडेड है. तो कौन से में जाए? पहले डिफरेंस सुन लीजिए. पहला पॉइंट देखिए, दोनों को रिटर्न तो फॉर्म 7 पे ही भरनी पड़ती है, ये तो सबको पता है. लेकिन फॉर्म 7 में टिक करना पड़ता है. क्या टिक करना पड़ता है? कि आप 1023C में जा रहे हैं कि 11, 12 में जा रहे हैं. ये आपको टिक करना पड़ता है पहले. टिक नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा. आपने टिक किया. यहाँ अप्रूवल रिक्वायर्ड है या रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है. आप कहेंगे दोनों में फर्क क्या है? देखिए, अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन में क्या फर्क है सुन लीजिए. ये 56D में जाता है अप्रूवल, और ये फॉर्म 10A में जाता है अप्रूवल का, रजिस्ट्रेशन का. अब जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं. इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर 12AA, नाउ 12AB, and you file your return, and during the course of assessment proceeding, अगर आपका scrutiny case आ गया and AO finds that you are not carrying out the object for which you are formed, or you are misusing the object, or you are not using the funds properly, तो AO आपको exemption मना कर सकता है. He may not grant you exemption. रजिस्ट्रेशन कैंसल ही, एग्जेम्पशन ही नहीं दे सकता. कह सकता है मैं ये एग्जेम्पशन नहीं देता क्योंकि आपने 11(5) में एक्यूमुलेट नहीं किया, आपने मिस यूज किया, आपने 13(3) वालों के लिए यूज कर लिया और वो कर लिया, और हम आपको या आपके ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं किए, हम नहीं. लेकिन अगर आप 1023C में हैं और अप्रूव्ड हैं, एओ के पास पावर नहीं है रिफ्यूजिंग द एग्जेम्पशन. वो एग्जेम्पशन रिफ्यूज नहीं कर सकता. जो आप रिटर्न भरेंगे स्क्रूटनी आएगी. अगर उसको लगता है यू आर मिस यूजिंग द ऑब्जेक्ट, यू आर नॉट फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट, you are not using the funds which were supposed to be used for a certain purposes, or you are not accumulating the fund under 11(5), तो उस केस में वो exemption नहीं मना करेगा. He will have to write to the commissioner of exemption. He will prepare a report and write to the commissioner of exemption saying that they are misusing this and kindly withdraw their exemption, kindly withdraw their approval, kindly withdraw their approval. अब कमिश्नर एग्जेम्पशन आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा. आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स may take a decision to withdraw. If he withdraws the exemption, AO will not give you the exemption. We withdraw the approval, then AO साल की exemption नहीं देगा. But if he does not withdraw the approval, AO is duty bound to give you the exemption. AO is duty bound. ये प्रोवाइजो है सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में लिखा है. सेक्शन 143(3) में प्रोवाइजो लिखा है, प्रोवाइडेड दैट AO shall not refuse exemption if a trust is registered in 2023 what you call C, unless he prepares a report and send that report to the commissioner exemption giving his the details of misuse etc, and the commissioner of income tax after exemption, after giving you an opportunity of being heard, will take a decision either to withdraw the approval or not to withdraw. If he withdraws the approval, AO will not give you exemption of that year. If he does not withdraw the approval, AO is duty bound to give you the exemption. ये पहला डिफरेंस दोनों में बताया. दूसरा डिफरेंस जो बाद में अब ठीक करा दूंगा 31 मार्च 2020 तक का, कॉर्पस डोनेशन, donation with a specific direction that it will form part of the corpus of the trust, is exempt
if you are registered under 12AA or 12AB under section 11 subsection 1 clause D, ये कॉर्पस डोनेशन वहां माफ होता है 11(1)D में, आपको स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1023C में कॉर्पस डोनेशन वाज नॉट एग्जेम्प्ट। मैं पुरानी बात कर रहा हूं 31 मार्च 20 का। कॉर्पस डोनेशन वाज नॉट एग्जेम्प्ट। दैट मींस वी हैड टू स्पेंड 85% ऑफ द कॉर्पस डोनेशन टू क्लेम फुल एग्जेम्पशन ऑफ 100%। हम 15% एक्यूमुलेट कर सकते थे, 85% खर्च करना ही पड़ता था इफ इट इज ए कॉर्पस डोनेशन एंड यू वर कवर्ड अंडर 1023C। But if you were covered under 1112 means 12AA, the corpus donation was exempt. लेकिन रुकिए, अब जरा ध्यान से सुनिए, ये मैंने उनको कहा जब उन्होंने कहा कि एक ही अप्लाई करने देंगे या 1023C या 1112 में जाइए, दोनों में नहीं होगा। तो मैंने कहा ये तो मर जाएंगे, कोई भी 1023C में जाएगा ही नहीं, वहां कॉर्पस डोनेशन माफ ही नहीं है। अभी तक तो हम क्या करते थे, जब जरूरत होती थी 1023C में चले जाते थे, जब जरूरत होती थी 12AA के अंदर वहां चले जाते थे। अब आप कहते हो कि एक ही रजिस्ट्रेशन चाहिए, एक ही चीज मिलेगी आपको, या अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन। तो फिर उन्होंने अब क्या किया है, एक एक्सप्लेनेशन डाल दी है अंडर प्रोवाइजो 3, थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 1023C, और एक्सप्लेनेशन डालकर 1 अप्रैल 20 से नाउ कॉर्पस डोनेशन शैल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट लाइक अंडर 11(1)D। उसको स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, 85-15 करने की नहीं है, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। 1023C में हो या आप 1112 में हो, दोनों माफ होंगी। तो इसलिए अब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1023C में रहना चाहते हो तो वो भी आ सकता है। लेकिन रुकिए, एक फर्क है 1023C में और 11 में एक फर्क है। जब आप 11 में जाते हो, 11(1) में एक एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन कहती है, एक्सप्लेनेशन 2, that suppose there is an income which you have taken into your income and expenditure account. Income has been accounted for, it has accrued but not received during the year. आपने एक FDR बना ली 1 करोड़ रुपए की, 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 5 साल की FDR बना ली। फर्स्ट ईयर interest has accrued, let's say 6%, 6 lakh, but it has not been received. But it has not been received because you will receive it only after 5 years because it is compound interest. In this case, you can give an undertaking. आपको पता है, in form number 9A, form number 9A electronically, and that undertaking has to be given before the due date of return. Please return की due date से पहले देनी है। That there is an income which has been taken into account but not actually received. I will expend this income in the year in which I receive it or year following that. ये अंडरटेकिंग दे दीजिए कि मैं ये इनकम है मेरे पास जो अक्रू होगी, रिसीव होगी 5 साल के बाद, तो मैं 5th ईयर में खर्च कर दूंगा, या 1 साल और दे दिया गया 6th ईयर में खर्च कर दूंगा। तो इस साल की वो डीम्ड एप्लीकेशन मान ली जाती है। आपको 5 या 6 साल में खर्च करनी पड़ेगी, तब नहीं करेंगे तो उस साल की इनकम हो जाएगी। लेकिन अभी तो आपको ये एग्जेम्पशन दे देते। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ सेक्शन 11 में है, 1 में एक्सप्लेनेशन है, ये 1023 में अभी भी नहीं। तो अगर कोई ऐसी इनकम है जो एक्चुअली रिसीव नहीं हुई, तो भी आपको 1023C में है तो खर्च करनी पड़ेगी। आप ये प्ली नहीं ले सकते, आई हैव नॉट रिसीव्ड इट, आई विल स्पेंड इट इन द ईयर इन विच आई रिसीव और ईयर फॉलोइंग दैट। अरे मर्केंटाइल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, कैश में तो रसीद बेसिस ही होता है, लेकिन मर्केंटाइल में तो रसीद नहीं होता ना। और सेक्शन 8 तो मर्केंटाइल रखना ही पड़ेगा, और बाकी भी मोस्टली मर्केंटाइल ही रखते हैं। तो ये एप्लीकेशन अभी भी नहीं है, ये चीज अभी भी नहीं है 1023। और एक और भी है ना, आपको पता है कि आप कह देते हैं वी विल स्पेंड इट नेक्स्ट ईयर, ये भी तो कर सकते। फॉर एनी अदर रीजन यू हैव नॉट रिसीव्ड यू हैव रिसीव्ड द इनकम बट यू कुड नॉट अप्लाई। आपके पास इनकम 26 मार्च को आई, 25 मार्च को आई, 20 मार्च को आई, 10 मार्च को आई, आप पूरा खर्च नहीं कर सके, तो आप लिख सकते हैं हम अगले साल खर्च करें। यही फॉर्म 9A भरना पड़ता है, एंड दैट हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। तो आपको ये डीम्ड एप्लीकेशन मानकर इस साल एग्जेम्पशन दे देते हैं, अगले साल आप खर्च कर दीजिए। अगर अगले साल खर्च नहीं करेंगे तो अगले साल की इनकम हो जाती है, लेकिन जब अगले साल की इनकम होगी तो 15% नहीं मिलेगा उसमें। लेकिन ये वाला
अभी भी 1023C में नहीं। तो ये सोच के चलना, जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और एक और बात, 1023C में ऑडिट रिपोर्ट 10BB फॉर्म में जाती है, 10BB, और उसके केस में जो रिपोर्ट है ऑडिट, वो रिपोर्ट वो 10B में जाती है, 10 बॉम्बे B। If you are covered under 1112, 10B. If you are covered under what you call 1023C, 10BB. ये मेजर डिफरेंस है, बाकी डिफरेंस सेम है, बाकी तो कंडीशन है सेम है। उसमें भी ऑडिट है, उसमें भी ऑडिट है, उसमें रिपोर्ट अलग फॉर्म है, नो डाउट। उसमें भी 15% है, उसमें भी 85% है, उसमें भी अब कॉर्पस डोनेशन आ गया, उसमें भी कॉर्पस डोनेशन। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, अब आपको या 1023C रखना पड़ेगा या 11 और 12 लेना पड़ेगा। दोनों अब नहीं मिलेंगे, दोनों अब नहीं मिलेंगे। तो जब आप अप्लाई कीजिए, अगर बाई चांस आप 10-12 में जा सकते हैं दीजिए, बाद में चेंज करना चाहते हैं तो ये ड्रॉप करना पड़ेगा, तो 1023C जाना पड़ेगा। 1023C में आप 11-12 में जाना चाहते हैं तो ये कैंसिल कराना पड़ेगा, आप उसमें जाएंगे। एक ही अब मिलेगा, either 1023C और 11 and 12, you cannot go for both benefit। ये मैं पहले। अब सेकंड पॉइंट, मैंने आपको बताया आपको अप्लाई दोबारा करना है। आपने अप्लाई कर दिया, अब 31 दिसंबर तक हो गई डेट। अगर नहीं करेंगे तो आपका डी रजिस्टर हो जाएगा, डी अप्रूव हो जाएगा, बाद में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। मुझे मत कहना, वेट मत करते रहना 31 दिसंबर तक, वो तो अभी एक्सटेंड हुआ है। लेकिन आपको एक आएगा फॉर्म, सिंपल इंटीमेशन है, क्यों टाइम वेस्ट करना, जब इंटीमेशन आए तो अप्लाई कर दे और विद इन 3 मंथ्स वो आपको नया आप दे देंगे। लेकिन वो वैलिड होगा 5 साल के लिए, चाहे वो अप्रूवल हो चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो। आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, व्हाट, एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर, एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर। अब दोबारा अगर आपने अप्लाई किया हुआ है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, लेकिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं हुई है, तो लॉ कहता है इट विल बी मर्ज विद द न्यू लॉ। अब न्यू लॉ में क्या है, जब भी आप पहली बार अप्लाई करेंगे, सुनते रहिए, जब भी आप पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे या अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे, आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगी या प्रोविजनल अप्रूवल मिलेगी। ये परमानेंट नहीं होगी, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन या प्रोविजनल अप्रूवल। अगर आप 11-12 में जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल, आप 1023 से जाते हैं तो प्रोविजनल अप्रूवल। ये प्रोविजनल है, आपको इसको परमानेंट कराना पड़ेगा। एटलीस्ट 6 months, if within 6 months, if you have commenced the charitable activity within 6 months, or at least 6 months prior to the completion of 3 years, whichever is earlier। सुन लीजिए, आपने अप्लाई कर दिया, आपको प्रोविजनल मिलेगी। आपको अप्लाई कर दिया, प्रोविजनल मिलेगी। वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वैलिड है मैक्सिमम 3 years की। लेकिन अगर आपने चैरिटेबल एक्टिविटी शुरू कर दी है तो विद इन 6 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द चैरिटेबल एक्टिविटी, तो आप अप्लाई कर दीजिए। दूसरी रजिस्ट्रेशन जो परमानेंट होगी, वो परमानेंट भी 5 साल के लिए होगी। लेकिन अगर आपने कमेंस नहीं करी है तो आइदर 6 months बिफोर द कमेंसमेंट और विद इन एटलीस्ट 6 months प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ 3 years, 2.5 साल से पहले पहले आपको ये देकर परमानेंट रजिस्ट्रेशन देगी। प्रोविजनल दोबारा नहीं मिलेगी, एक ही बार मिलेगी परमानेंट। और जिनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग है वो को भी प्रोविजनल मिलेगी, और जो नया अप्लाई करेंगे, चाहे वो अप्रूवल है चाहे वो रजिस्ट्रेशन है, वो भी प्रोविजनल मिलेगी, वैलिड फॉर मैक्सिमम 3 years। मैंने बताया प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। और सुन लीजिए, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट चेंज कर दिए एंड विच डू नॉट कंफॉर्म टू द ऑब्जेक्ट फॉर विच यू हैव बीन रजिस्टर्ड, then you will have to apply again for registration within 30 days। within 30 days में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट चेंज कर दिए which do not conform to the object for which you were registered, वो भी 30 days में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। मैंने आपको बोला रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर 5 year परमानेंट वाली, अप्रूवल वैलिड फॉर 5 year। मैंने ये भी बोला सबको री रजिस्टर कराना पड़ेगा अप टू 31 दिसंबर। नहीं कराएंगे तो आप फंस जाएंगे। और नया जो अप्लाई होगा, वैसे तो लॉ बन गया है,
at least 1 month before the commencement of the previous year, relevant to the assessment year for which you are going to take registration. इस साल के लिए नहीं है, अगले साल. सपोज आपको 22-23 असेसमेंट ईयर की रजिस्ट्रेशन चाहिए, प्रीवियस ईयर 21-22 की, तो आपको फरवरी 21 तक कर देना है, 1 महीना बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, और प्लीज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर. कोई मुझसे पूछने लगा, सर ये कैसे हो सकता है, फरवरी में मैं ट्रस्ट बना रहा हूं अक्टूबर में, तो फरवरी में कैसे मुझे पता मैं बनाऊंगा? अरे पहला प्रीवियस ईयर आपको पता है, अगर 12 महीने से कम है तो अक्टूबर से शुरू होगा, तो 1 महीना पहले अप्लाई कर देना. अगर अप्रैल से शुरू करना है तो फरवरी एंड तक अप्लाई कर देना. इस साल के लिए तो उन्होंने वैसे ही अक्टूबर कर दिया, नए के लिए 1 अक्टूबर तक अप्लाई कर दीजिए. लेकिन हमेशा मैंने आपको बोला, एक नया ट्रस्ट रजिस्टर कराना है तो 1 मंथ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर. अगर आप प्रीवियस ईयर कमेंस कर रहे हैं 1 अप्रैल को, तो 28 फरवरी या 29 फरवरी तक अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देंगे उस साल का. लेकिन अगर पहला प्रीवियस ईयर हो ही अक्टूबर से रहा है, क्योंकि पहला प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ हो सकता है, आप नवंबर से शुरू करना चाहते हैं, नवंबर से मार्च, कोई बात नहीं, 1 महीना पहले से अप्लाई कर दीजिए, सितंबर एंड तक कर दीजिए, हम कुछ कहेंगे. 1 मंथ बिफोर. तो मैंने ये कहा है 1 महीना पहले अप्लाई करना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फ्रेश अप्रूवल. ये भी अमेंडमेंट आई है, अगली अमेंडमेंट 80G सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उसके लिए भी री रजिस्ट्रेशन, री अप्रूवल लेनी पड़ेगी, वही इंटीमेशन देनी पड़ेगी इन ए सिंप्लीफाइड फॉर्म. पहले ये 80G की अप्रूवल जो होती है वो 5 परमानेंट थी, अब ये 5 साल तक वैलिड होगी. Please note, it will be valid for a maximum period of 5 years, and you will have to apply for reapproval at least 6 months prior to the completion of a period of 5 years. 4.5 साल से पहले ही 80G के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा. ये मैं आप बता दूं, पहले तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 80G है उसके लिए एप्लीकेशन दे देना 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक. ये 35 सेक्शन के लिए भी आया है, 1046 के लिए भी आया है, और 80G के लिए भी आया है, 1023C के लिए भी आया है, 1112 के लिए भी आया है. आपको मैंने बोला कि आपको 80G का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा जो पहली बार अप्लाई करेंगे. लेकिन अगर आप ऑलरेडी हैं तो आपको अप्रूवल मिलेगा, दोबारा अप्लाई कर दीजिए, 31 दिसंबर को इंटीमेशन दे दीजिए. लेकिन जो भी अब अप्रूवल मिलेगा अंडर 80G will be valid for a maximum period of 5 years. 5 साल से ऊपर का वैलिडिटी नहीं होगी, ये मैं बार बार बता रहा हूं 80G में. अब एक और प्रॉब्लम आ गई है, मेरे ध्यान से सुन लेना. 80G आपने डोनेशन दी, लेकिन अब किसकी ड्यूटी है? ट्रस्ट की ड्यूटी है. Whatever donation they have received, they will have to prepare a statement, और उस स्टेटमेंट को अपलोड करना पड़ेगा इन दी उनकी इनकम टैक्स अथॉरिटी की वेब, उनकी इनकम टैक्स अथॉरिटी की साइट पर अपलोड करना पड़ेगा. किसको? चैरिटेबल ट्रस्ट. वो कौन सी फॉर्म होगा अभी आया नहीं, वो क्वार्टरली होगी या ईयरली होगी अभी आया नहीं. कि जो भी आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, चाहे वो कॉर्पस का हो चाहे नॉन कॉर्पस का हो, उसकी एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी. नेम ऑफ द डोनर, एड्रेस ऑफ द डोनर, पैन नंबर ऑफ द डोनर, अमाउंट गिवन बाय द डोनर, एंड उसको अपलोड कर दीजिए इनकम टैक्स की साइट पर. जैसे आप ये करते हैं क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस, अपलोड करते ही वो डायरेक्टली 26AS जो नया आया है उसमें आ जाएगी. अपलोड करिए, आपकी वो ऑटो हो सकता है 26AS में आए, हो सकता है ऑटो पॉपुलेटेड आपकी रिटर्न में ही आ जाए, आपकी रिटर्न में ही ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी, और आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब आपकी साइट पर वो आ गई. अगर आप देख रहे हैं कि आपने डोनेशन करी है लेकिन उस आपके पास वो साइट पे है नहीं, तो उस केस में यू विल हैव टू आस्क द चैरिटेबल ट्रस्ट टू रेक्टिफाई द रिटर्न. ये रूल बन गया है. Every charitable trust will be under an obligation to file this statement. एक लिस्ट बनाकर देनी पड़ेगी. अगर नहीं बनाएंगे तो 200 रुपये पर डे फॉर ईच डे ऑफ फेलियर आपको फाइन लगेगा.
वो फाइन तो कंपलसरी होता है. And you will be also liable for a penalty under 271K, minimum 10,000, maximum 1 lakh. ये चैरिटेबल ट्रस्ट को बोला गया है कि भैया आपको करनी पड़ेगी. चैरिटेबल ट्रस्ट को एक और प्रॉब्लम आ जाएगी, चैरिटेबल या रिलीजियस, एक और प्रॉब्लम आ जाएगी, अनोनिमस डोनेशन. देखिए, आपने इनकम टैक्स में रिटर्न दिखाया है कि आपको 6 करोड़ की डोनेशन आई, पर आपने जो अनोनिमस डोनेशन, आपने जो रिटर्न भरी वो सपोज करो 4 करोड़ की है, तो पूछेंगे 2 करोड़ कहां से आया? ये तो अनोनिमस है, और अनोनिमस डोनेशन तो सिर्फ 5% ऑफ द टोटल डोनेशन अलाउड है, बाकी कहां से आया? इसमें तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट का टैक्स लगेगा 115 बीबीसी में. तो मैं ये बता रहा हूं, जब भी स्टेटमेंट भरें चैरिटेबल ट्रस्ट, देख लें जितनी डोनेशन आई सबकी डिटेल दे दी. नहीं, अगर डिटेल नहीं देंगे तो बाकी की अनोनिमस डोनेशन मानी जाएगी. अनोनिमस डोनेशन में तो आपको टैक्स लग जाएगा, उसको तो डिडक्शन मिलना ही नहीं है अगर अनोनिमस है. किसको? डोनर को. आपको भी पकड़ लेंगे, वो कहेंगे बताइए ये बाकी पैसे कहां से आए, क्योंकि आपने तो इसकी लिस्ट बनाई नहीं है, तो बाकी तो पैसे अनोनिमस ही हैं, क्योंकि आपको नेम ऑफ द डोनर, एड्रेस ऑफ द डोनर, पैन नंबर ऑफ द डोनर, अमाउंट ऑफ द डोनर देना है, और वो अपलोड करना है उसकी साइट पर, और वो साइट से वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा. किसकी? आपकी साइट पर. जब आपकी उस पर आ जाएगा तो आपको डिडक्शन 80G की मिलेगी, नहीं तो मिलेगी ही नहीं. ये कंट्रोल हो गया एक और, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़े बड़े महारथी हैं, रिटर्न भरते हैं, देखते हैं टैक्स नहीं पे कराया, अरे डाल दे 80G यार, किसने चेक करना है? ऐसे डाल देना पड़े उसका पैन नंबर उसका ट्रस्ट का, या डाल दे 80C. अरे 80C भी ले लेते हैं, कभी जमा ही नहीं कराया 80C. हमारे बड़े महानुभाव हैं, ऐसा भी करते हैं. अरे भैया अब तो पूरा चेक होगा. अब तो आपको पता है ये 26A जो नया आया वो तो अब इंफॉर्मेशन है पूरी, और बाकी चीजें भी उनके पास और आ जाएंगी. तो पहले मैंने बताया, अब आपकी ड्यूटी बन गई चैरिटेबल ट्रस्ट की, जिसके पास 80G है, टू फाइल ए स्टेटमेंट, वेदर इट विल बी क्वार्टरली स्टेटमेंट और ईयरली स्टेटमेंट, yet to be notified, what kind of a form will be there, yet to be notified, within what time it has to be filed, what will be notified. But once it is notified, you have to file it, and if you don't file it, 200 rupees per day, each day fine है 271 234 एज में. एंड सेकेंडली पेनल्टी भी है 271K में. ये उनकी चीज आ गई, ये अमेंडमेंट 80G में आई. मैंने 11-12 की भी अमेंडमेंट बता दी. अब 12AB जो सेक्शन आ गया, अब आपको अप्लाई 12AB में करना पड़ेगा, मैंने आपको बोला. और जो भी नई एप्लीकेशन होगी विद इन 1 month बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर होगी, एंड यू विल हैव टू अप्लाई इन रिक्वायर्ड फॉर्म. एंड प्लीज नोट, एप्लीकेशन आजकल ऑनलाइन होती है, और उनको आपको अप्रूवल देनी है विद इन 6 months, जो भी टाइम है. बट वेट ए मिनट, it will be a provisional registration or provisional approval which has to be converted into a permanent तो नहीं है, approval of 5 years, and then any renewal application has to go at least 6 months prior to the commencement of the previous year. ये भी charitable trust में change आया है. ये मुझे इस 2020 की अमेंडमेंट बताई है. हो सकता है कोई आपको चाहिए हो तो और कोई अमेंडमेंट तो मैं पुरानी भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतनी बताकर, क्योंकि मुझे अब बोल दिया गया कि HUF के बारे में भी बोलना है, तो मैं बोलूंगा. लेकिन अगर आप चाहें तो चैरिटेबल ट्रस्ट की पहले क्वेरीज ले सकते हैं, ताकि उसको खत्म करके फिर HUF की, नहीं तो मिक्स हो जाएगी. मिक्स एंड मैच में मजा नहीं आता है. इफ यू वांट एनी क्वेरी, मैं होस्ट को बोलूंगा कि यू कैन गिव मी द क्वेरीज और यू कैन आस्क मी क्वेरीज. लेट मी आंसर द क्वेरीज ऑन चैरिटेबल ट्रस्ट, एंड देन वी कैन टेक द क्वेरी ऑफ लेटर. चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, मैंने बताया रिलीजियस ट्रस्ट में अनोनिमस नहीं होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट में अनोनिमस होता है. तो ये ध्यान देख लेना, ये भी आपको चेक करना है. तो कोई क्वेश्चंस लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बाद में लेना चाहते हैं बाद में ले लीजिए. लेकिन मुझे लगता है चैरिटेबल के पहले क्वेश्चन ले लें और फिर HUF के बाद में ले, तो मिक्सअप नहीं होगा. और HUF ने कईयों ने सुना भी हुआ है बहुत बार मेरा, तो देख लीजिए जैसा भी करना है आप देखिए, बताइए मुझे क्या करना है. प्लीज कम बैक. कोई आया नहीं रहा है जो मुझे, जो होस्ट है. आइए, हाँ बोलिए सर. सर आप कंटिन्यू करिए, लास्ट में ले लेंगे, वी कैन टेक इन लास्ट में. अच्छा चलिए, क्वेरी आप बाद में लेना चाहते हैं. आइए फिर HUF पे आते हैं. आइए, अब ये HUF जो मैं करने जा रहा हूँ वो जुबैर अला खान के मतलब का नहीं है. वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वो मुस्लिम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है.
लेट मी टेल यू, एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं बिफोर आई गो टू व्हाट यू कॉल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। वो कॉन्सेप्ट है कि हिंदू लॉ इज नॉट ए कोडिफाइड लॉ एंड मुस्लिम लॉ इज ऑल्सो नॉट ए कोडिफाइड लॉ। दोनों लॉ कोडिफाइड नहीं है, दे आर बाई कन्वेंशन। हिंदू लॉ जो कोडिफाइड है वो आता है स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी और गार्डियन एक्ट, और 2 सक्सेशन एक्ट हैं हिंदू के लिए। वन इज कॉल्ड इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, the another is called Hindu Succession Act 1956। 2 लॉ कोडिफाइड हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। मुस्लिम के लिए शरीयत लॉ है, सेपरेट फॉर शियाज, सेपरेट फॉर सुन्नीस। वो शरीयत लॉ है, उसके लिए ये कोडिफाइड नहीं, उनका शरीयत लॉ चलता है। मुस्लिम में तो एक और कंडीशन है कि वो 1/3 से ज्यादा तो वो विल भी नहीं कर सकता। मुस्लिम कैन नॉट विल मोर देन 1/3 ऑफ देयर एस्टेट, वो शरीयत लॉ लगता है। और वो 1/3 से ज्यादा करना है तो सबसे लीगल एयर से उसको परमिशन लेनी पड़ती है, वो नहीं कर सकता। तो मैं मुस्लिम लॉ के बारे में, शरीयत लॉ के बारे में इतना जानता नहीं हूं, तो मैं नहीं ले रहा। मैं हिंदू सक्सेशन एक्ट को कह रहा हूं, देखिए आप विल कर सकते हैं, अगर जब आप डॉक्यूमेंट्री करते हैं, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट करते हैं, तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 लगता है, इंडियन सक्सेशन 1925। जब आप इंटेस्टेड डेथ होती है, इंटेस्टेड डेथ का मतलब मैंने विल नहीं लिखी है या कुछ स्टेट की लिख दी, कुछ की नहीं लिखी है, तो उस केस में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लगता है। इफ आई डाई इंटेस्टेट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लगता है। सुन लीजिए, जब हिंदू सेक्शन 1956 लगता है तो जो मेरी प्रॉपर्टी होती है वो मेरे लीगल एयर को जाती है ऑफ फर्स्ट क्लास इन इक्वल रेशियो एंड इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों की एचयूएफ ऑटोमेटिकली नहीं बनती है। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों की एचयूएफ नहीं बनती है, वो तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेरे लीगल एयर ऑफ फर्स्ट क्लास में जाएगी। लीगल एयर ऑफ फर्स्ट क्लास कभी भी एचयूएफ, वो पुराने जमाने छोड़ दीजिए, जिन्होंने करा है वो गलत किया है, और 56 से पहले तो अलाउड था। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे की एचयूएफ नहीं होगी, क्योंकि मैंने विल करूं तो बात अलग है। अगर मैं इंटेस्टेड डेथ है तो मैं नहीं कर सकता। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में लीगल एयर ऑफ 1 में पता कौन आते हैं? लीगल एयर ऑफ क्लास 1 में आते हैं मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और मेरी माँ, मदर, वेदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, पूरा इक्वल रेशो 1। अगर मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, वाइफ तो एक ही होगी, अगर एक से ज्यादा तो भी एक ही शेयर मिलता है, ये ध्यान रखना। एक मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी मदर जिंदा है, so 1/4 to wife, 1/4 to me, 1/4 to my son, 1/4 to my daughter, 1/4 to my मदर को मिलता है। अगर मदर अलाइव नहीं है तो फिर मदर का शेयर नहीं बनता है। 1/3 to my wife, 1/3 to my son, 1/3 to my daughter। वाइफ अलाइव नहीं है तो वाइफ का शेयर नहीं होता है, so half to my son, half to my daughter। कोई बच्चा भी नहीं है, क्लास 1 नहीं है, अगर सन है, मैरिड था और प्री डिज हो गया, तो उसका जो शेयर होता है, हैड ही बीन अलाइव, वो उसके लीगल एयर को चला जाता है। उसके लीगल एयर होंगे उसके चिल्ड्रन और उसकी विडो। ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने बोला सिर्फ एक ही बात बताई कि जब भी डेथ इंटेस्टेट होती है, मेरी प्रॉपर्टी से मेरे बच्चों का एचयूएफ नहीं होता। आपने बनाया है तो बन चुका है पुराना, अब मुझे मत कहना वो गलत है। अब हो गए 6 साल पुराना, कोई पूछेगा नहीं तो गलत है। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों, अब एचयूएफ बनता कैसे है? अब जरा ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ एचयूएफ कर रहा हूं, मैंने सक्सेशन के बारे में बता दिया। सेक्शन एचयूएफ कैसे बनता का है? एचयूएफ तो बाय क्रिएशन ऑफ लॉ है, कोई एक्ट ऑफ पार्टी थोड़ी है। हिंदू लॉ में जिस दिन मेरी शादी हो गई उस दिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बन गई। जिस दिन मेरी शादी हो गई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बन गई। उससे फर्क क्या पड़ता है? वो कहता है मुझे क्या ले देना, इनकम टैक्स कहता है शादी हो गई तो हो गई तुम्हारी, मुझे क्या लेना देना। अरे पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बन गई तो भी क्या फर्क पड़ता है? पहले उसमें कॉर्पस होना चाहिए,
उसमें फंड्स होने चाहिए, उसमें कैपिटल फंड होना चाहिए। वो कहां से आएगा? अरे कॉर्पस आएगा कहां से? अरे शादी होते ही कॉर्पस थोड़ी पैदा हो गया, तो क्या बनेगा? और दूसरी बात, इनकम होनी चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम है जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। हिंदू लॉ में तो शादी होते ही अब कॉर्पस, आपकी शादी होते ही एचयूएफ बन जाती है, लेकिन इनकम टैक्स कहते हैं नहीं भैया, 2 को पार्टनर होने चाहिए एचयूएफ बनने के लिए। वाइफ इज नेवर ए को पार्टनर। वाइफ को पार्टनर नहीं होती, मेंबर होती है। वो ठीक है, जब भी पार्टीशन होगा वाइफ को शेयर मिलेगा, लेकिन वाइफ इज नॉट ए को पार्टनर। को पार्टनर कौन होता है? वो या लीनियल डिसेंडेंट। देखिए, इसलिए इनकम टैक्स में जरा ध्यान से सुनना, ये मेरा शेयर देखिए। हिंदू लॉ में शादी होते ही बन गई, 2 भाइयों में एचयूएफ नहीं होती। फादर की एचयूएफ, फादर की डेथ हो गई तो भाई कंटिन्यू करते हैं, लेकिन नई एचयूएफ 2 भाइयों में नहीं होती। मेल मेंबर बनाता है, अपनी वाइफ के साथ एचयूएफ बन गई। किसमें? हिंदू लॉ में। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसे बनती है। देखिए, ऐसे मींस मेरा लीनियर डिसेंडेंट होना चाहिए। लीनियर डिसेंडेंट। डिसेंडेंट आप कहेंगे सन, मैं कहूंगा नहीं। 9/9/2005 के बाद लीनियर डिसेंडेंट मींस एनी चाइल्ड, सन और डॉटर। सन और डॉटर, जरूरी नहीं है सन, डॉटर भी है तो भी एचयूएफ है। अरे वो तो बन चुकी है शादी होते ही। इनकम टैक्स कहता है 2 को पार्टनर चाहिए। अरे हो गए, चल फिर क्या होगा? फिर भी तो कॉर्पस तो चाहिए। वो कहां से आएगा? पैसे कहां से आएंगे? सर 3 तरीके है तो 2 ही तरीके। एक, बाय विल। कोई भी विल करके कह सकता है दैट आफ्टर माय डेथ सच एंड सच प्रॉपर्टी विल गो टू एचयूएफ ऑफ सच एंड सच पर्सन। फादर भी अपनी विल में लिख सकता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे की एचयूएफ को ये प्रॉपर्टी जाएगी। रिसाइटल होना चाहिए विल में। विल में रिसाइटल होना चाहिए कि डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे को नहीं जाएगी, एचयूएफ ऑफ माय सन। वो रिसाइटल होना चाहिए, एचयूएफ ऑफ माय सन। तो वो पैसा आ जाएगा एचयूएफ के पास, वो फंड आ जाएगा एचयूएफ के पास जब आपने लिख दिया कि मेरे बेटे को जानी चाहिए, बेटे एचयूएफ को जानी। ये विल। पर जरूरी थोड़ी है कि बेटे, आप मदर भी कर सकती है, फादर भी कर सकता है, भाई भी कर, आप भी कर सकते हैं किसी की एचयूएफ। मेरी एचयूएफ मैं कर सकता हूं आपकी एचयूएफ में कि आफ्टर माय डेथ इट विल गो टू द एचयूएफ ऑफ सच एंड सच पर्सन। क्योंकि विल से जो प्रॉपर्टी आती है वो टैक्सेबल होती नहीं, वो ट्रांसफर मानी नहीं जाती है। सो कोई भी विल, लेकिन विल तो तभी होगी, विल तो तभी एग्जीक्यूट होगी जब डेथ होगी। तब तक एचयूएफ कहां रहेगी? जब एचयूएफ कहां बनेगी? या तो विल से बनती है, एक और तरीका है। एचयूएफ किससे बनती है? एचयूएफ बनती है गिफ्ट से। अभी सलील जैन ने ज्वाइन किया है। एचयूएफ, सलील जी, गिफ्ट से बनती है। एचयूएफ में कौन कौन इंक्लूडेड है? एचयूएफ इंक्लूड्स हिंदू, जैन, सिख्स, बुद्धिस्ट। क्योंकि सलील जैन है तो मैंने कहा एकदम बोलना पड़ गया कि व्हाट इज एचयूएफ? इट इंक्लूड्स हिंदूज, सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट। दे आर ऑल पार्ट ऑफ एचयूएफ। They are all part of HUF. All part of Hindu. Sorry, they are all part of Hindu. तो मेरी HUF तो बनी हुई, जिस दिन शादी हो गई लेकिन रुकिए, गिफ्ट ले लीजिए तब भी HUF बन जाएगी। कॉर्पस चाहिए, HUF तो है, कॉर्पस चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स में तभी बनाना जब चाइल्ड है। कॉर्पस कहां से आएगा? गिफ्ट ले लीजिए। कई मुझसे पूछते हैं सर मेंबर से गिफ्ट ले ले। हाँ ले लीजिए, मेंबर से गिफ्ट लेंगे, फायदा कुछ नहीं होगा। एचयूएफ तो बन जाएगी, लेकिन लॉ में लिखा है 64(2). क्या 64 कहता है? Where a self-acquired property is converted into HUF property or treated as a HUF property or put into the hodgepodge of the HUF, then the income from that property shall be taxable in the hands of the transferor. तो वो क्लबिंग हो जाएगी। लेकिन वैसे 56(2)(10) में लिखा है कि आप गिफ्ट मेंबर से ले सकते हैं, वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन फायदा क्या होगा? क्लबिंग तो होगी, लेकिन अभी इसमें भी कई तरीके होते हैं। मैंने 1 करोड़ रुपए अपनी एचयूएफ को गिफ्ट दे दी, कोई बात नहीं। एचयूएफ ने वो पैसा बॉन्ड में लगा दिया जो टैक्स फ्री बॉन्ड है, और उसमें 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आया। सर जब वो इनकम एग्जेम्प्ट है तो जब क्लबिंग भी होगी तो भी तो एग्जेम्प्ट होगी 5 लाख, तो कर रहे तो 5 लाख। लेकिन उस 5 लाख से जो फर्दर इनकम आएगी वो क्लब नहीं होती। इट इज इनकम विच इज क्लब्ड। Income on income is not clubbed. It is income which is clubbed.
इनकम ऑन इनकम इज नॉट क्लब, तो वो क्लब नहीं होगी। लेकिन फायदा ये है कि इससे क्या होता है कि वो क्लबिंग के ज्यादा चांसेस हैं। तो आप किसी से भी गिफ्ट ले लीजिए, एनीबडी कैन मेक ए गिफ्ट। लेकिन एक चीज बता दूं, गिफ्ट जेन्युइन होनी चाहिए। हमारी कंट्री में गिफ्ट दी नहीं जाती, ली जाती। देता कौन है? कोई नहीं देता गिफ्ट, लेकिन ली जाती। गिफ्ट जेन्युइन होनी चाहिए। और गिफ्ट कितनी ले? मेरे से पूछे तो 2,51,000 की गिफ्ट ले लें। जब 2,51,000 की गिफ्ट लेंगे किसी पर्सन से, गिफ्ट में रिसाइटल होना चाहिए। देयर शुड बी अ रिसाइटल दैट आई एम गिविंग सच एंड सच अमाउंट टू द एचयूएफ ऑफ सच एंड सच पर्सन। एचयूएफ को देनी है, एचयूएफ सच एंड सच। 251 की गिफ्ट लेंगे, 2.5 लाख माफ हो जाएगा। 56(2)(10) में टैक्स लग जाएगा, कोई बात नहीं, 2.5 लाख माफ हो जाएगा। 1,000 पे 52 रुपीज टैक्स दीजिए, 5% टैक्स, 50 रुपीज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से 52 रुपीज। एचयूएफ तैयार। आप तो 50,000 से कम भी ले सकते, फायदा क्या होगा? अरे कम से कम डिपार्टमेंट को तो पता लगे कि आपकी एचयूएफ बन गई। और 2,51,000 ली तो 52 रुपए दे के क्या फर्क पड़ा? लेकिन गिफ्ट जेन्युइन होनी चाहिए। अगर गिफ्ट इनजेन्युइन हुई तो सेक्शन 115 BBE लग जाएगा और 78% टैक्स देना पड़ेगा एचयूएफ। मैं बार बार बोल रहा हूं, गिफ्ट जेन्युइन होनी चाहिए। हालांकि गिफ्ट दी नहीं जाती हमारी कंट्री में, ली जाती है। अगर आप ले भी रहे हैं तो जेन्युइन होनी चाहिए। अगर गिफ्ट जेन्युइन है तो एचयूएफ तैयार है। अरे आप 5 लाख ले लो तो भी तो कोई बात नहीं, 2.5 लाख पे टैक्स दे देना, 12,500। अरे आप 4,001 ले लो ना, 2.5 लाख माफ करा देना, 1.5 लाख का एटीसी ले लेना और 1,000 रुपए पे टैक्स दे देना। तो एचयूएफ तो एटीसी भी अलाउड है। तो आप गिफ्ट ले सकते हैं। आपका वेल्थ क्रिएट हो गया, फंड क्रिएट हो गए, ताकि आप उससे बात उसमें बिजनेस कर लीजिए, उससे इंटरेस्ट इनकम कमा लीजिए, उसमें आप रेंटल इनकम कमा लीजिए। फंड तो चाहिए ना पहले, फंड नहीं होगा तो इनकम कहां से आएगी? अब मुझे कहते हैं कि एचयूएफ बिजनेस कर सकता है, बिल्कुल करिए, लेकिन फंड्स एचयूएफ के होने चाहिए। फंड्स शुड बी ऑफ एचयूएफ, आपके फंड्स नहीं है, एचयूएफ के होने चाहिए। और आप गिफ्ट देंगे तो क्लबिंग हो जाएगी उधर, एचयूएफ के फंड्स होने चाहिए। अगर एचयूएफ के फंड है तो बिजनेस कर सकता है। अगर बिजनेस कर सकता है तो कौन सा कर सकता है? कोई सा भी बिजनेस कर सकता है, लेकिन वो कमीशन वाला नहीं। जो 31 मार्च को कमीशन लेते हैं वो वाला नहीं। मान लेना वो बिजनेस नहीं है, वो तो कर्ता की मानी जाएगी इनकम। वो बिजनेस कर सकता है। फंड्स अगर एचयूएफ के हैं तो कोई भी बिजनेस कर लीजिए, कर सकता है, लेकिन प्रोफेशन नहीं कर सकता एचयूएफ। एचयूएफ कभी प्रोफेशन नहीं कर सकता। प्रोफेशन तो कौन सा होता है? लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये प्रोफेशन सिर्फ इंडिविजुअल कर सकता है जो उसके पास ये स्पेसिफाइड ट्रेनिंग हो या स्पेसिफाइड उसका नॉलेज हो। और सेकेंडली, या फर्म ऑफ पार्टनर्स की कर सकता है, या एलएलपी कर सकती है। कंपनी नहीं प्रोफेशन कर सकती, प्रोफेशन इंडिविजुअल करता है, एचयूएफ प्रोफेशन नहीं कर सकती। ये बता दूं, आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस फंड्स आपके नहीं होने चाहिए, एचयूएफ के होने चाहिए। हाँ, एचयूएफ लोन ले सकता है बिजनेस का। आप एचयूएफ में कर्ता को रेम्युनरेशन दे सकते हैं, प्रोवाइडेड इज डूइंग बिजनेस। कर्ता को रेम्युनरेशन दे सकते हैं प्रोवाइडेड बिजनेस, या किसी मेंबर को दे सकते हैं अगर बिजनेस में। अगर एचयूएफ बिजनेस नहीं कर रहा तो कोई रेम्युनरेशन नहीं दे सकते कर्ता को या मेंबर को। लेकिन एक और बता दूं, ध्यान से सुनना, सीए का एचयूएफ, अगर सीए करता है एचयूएफ का तो वो बिजनेस नहीं कर सकता। इनकम टैक्स तो कोई मना नहीं करता, कोई और लॉ मना नहीं करता। ये हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोड ऑफ कंडक्ट है दैट यू कैन नॉट डू बिजनेस। ना तो आप इंडिविजुअल बिजनेस कर सकते हैं, ना कर्ता बन के आप एचयूएफ में बिजनेस कर सकते हैं। अगर एचयूएफ में बिजनेस नहीं कर सकता, अगर आप करता है, आप नहीं कर सकते। सीए नहीं कर सकता, डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया तो आपका, मैं प्रैक्टिस का सीए कह रहा हूं, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, सीए एचयूएफ में बिजनेस नहीं कर सकता। सीए एचयूएफ में बिजनेस नहीं कर सकता। आपको सीए नहीं कर सकता। आप कहेंगे किसी और को नहीं, यू आर कर्ता, आप कर्ता बदल दीजिए। कहते कर्ता कौन होता है? वैसे तो
जिसने एचयूएफ बनाया वो करता होता है। पहला तो वो होता है जो एचयूएफ बनाए, वो करता है, मेल मेंबर वो करता है। उसके मरने के बाद कौन करता होता है? उसके मरने के बाद कौन करता होता है? किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। कर्ता इज डेड, लॉन्ग लिव द कर्ता। एचयूएफ मरती नहीं है, सिर्फ कर्ता मरता है। तो कौन करता होगा? आप कहेंगे एल्डेस्ट सन, मैं कहूंगा बिल्कुल गलत, एल्डेस्ट चाइल्ड। एल्डेस्ट चाइल्ड करता होगा। अरे डॉटर भी करता हो सकती है 9/9/2005 के बाद। जो एल्डेस्ट चाइल्ड है वो करता हो। हैं जी? जयराम जी की। सर जयराम जी की बाद में करना, अभी तक वो चल रहा है प्रोग्राम। तो मैंने ये कहा एल्डेस्ट चाइल्ड करता होगी, बेटी भी करता हो सकती है। किसी ने मुझसे पूछा 9/9/2005 के बाद, मैंने कहा बेटी अगर बड़ी है तो वो करता हो। हाँ, आप डिसाइड कर लें, एनी अदर एडल्ट मेंबर कैन बी करता। सारे डिसाइड कर ले और लिख के दे दें, तो आप किसी को भी अडल्ट मेंबर को करता बना दीजिए। जूनियर है कोई बात नहीं, डॉटर है नहीं है, मैरिड है अनमैरिड, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बता दूं, अगर कर्ता की डेथ हो जाए जिसकी एचयूएफ है, तो उसका जो को पार्टनर जो है, उसका बेटा या बेटी जो एल्डेस्ट है वो कर्ता मानी जाती है एज पर कन्वेंशन। कन्वेंशन बोल रहा हूं, सारे मेंबर डिसाइड करें तो कोई भी मेंबर करता हो सकता है, कोई भी को पार्टनर करता होता है। वाइफ कभी करता नहीं होती, तो वाइफ मेंबर है, वाइफ इज नेवर अ को पार्टनर। वाइफ कभी को पार्टनर नहीं होती। हाँ, जब भी पार्टीशन होगा, कर्ता की वाइफ को नहीं कहूंगा, जिसकी एचयूएफ है उसकी वाइफ को शेयर मिलता है। सपोज मेरे फादर ने एचयूएफ बनाई, अगर मेरी फादर की एचयूएफ का पार्टीशन होता तो मेरी मदर को शेयर मिलता। लेकिन मेरी फादर की एचयूएफ थी, फादर की डेथ हो गई, मैं कर्ता बन गया, अब पार्टीशन कर रहा हूं उस फादर की एचयूएफ का, तो मेरी वाइफ को शेयर नहीं मिलेगा। नो 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 नो, मेरी वाइफ को नहीं मिलेगा, क्योंकि एचयूएफ की, जिसकी एचयूएफ है उसकी वाइफ को शेयर मिलता है। अरे मेरे फादर की एचयूएफ थी, मेरी मदर को मिल सकता है अगर वो मदर जिंदा है। लेकिन अगर मेरे फादर की डेथ हो गई और मैं कर्ता बन गया और मैंने पार्टीशन कर दिया फादर की एचयूएफ का, अपनी एचयूएफ का नहीं, फादर की एचयूएफ का, तो मेरी वाइफ को शेयर नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी अपनी एचयूएफ है, मैंने भी बना ली अपनी, तो मेरी वाइफ को शेयर मिलेगा जब भी पार्टीशन होगा मेरी वाइफ को। लेकिन मेरी फादर की एचयूएफ में मेरी वाइफ का शेयर नहीं है। आप कहेंगे को पार्सल कौन कौन होता है? जरा ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देख के बात करना, क्योंकि सेक्शन 6 ने बेड़ा गर्क कर दिया 9/9/2005 के बाद। क्या कहता है सेक्शन 6? The daughter of a co-partner, please note the word, daughter of a co-partner shall by birth have the same right as that of a son. Daughter of a co-partner shall by birth have the same right as that of a son. जैसे सन का राइट है वैसे डॉटर को भी मिल गया बाय बर्थ। एंड सेकेंड, daughter of a co-partner shall have a right in the co-partnership property, shall have a right in the co-partnership property as if she was a son, as if she was a son, and she will have the same liabilities as well of a son. तो डॉटर का भी उतना हक हो गया एचयूएफ में 9/9/2005 के बाद जितना बेटे का था। पहले नहीं था, लेकिन कंडीशन क्या है? 9/9/2005 को फादर और डॉटर दोनों जिंदा था। जिस फादर की एचयूएफ थी उसकी डॉटर भी जिंदा थी। डॉटर 9/9/2005 से पहले है लेकिन जिंदा थी 9/5, और फादर की एचयूएफ थी और फादर भी जिंदा था 9/9/5 को। अगर फादर की डेथ 9/9/5 से पहले हो गई तो फिर उस फादर की एचयूएफ का शेयर डॉटर को नहीं मिलेगा। डॉटर की डेथ 9/9/2005 से पहले हो चुकी है तो फादर की एचयूएफ में शेयर डॉटर के बच्चों को नहीं मिलेगा। अगर डॉटर 9/9/5 को जिंदा थी, फादर भी 9/9/5 को जिंदा था, तो डॉटर चाहे पहले पैदा हुई या 9/9/5 के बाद पैदा हुई, दोनों में शेयर है। डॉटर मैरिड है या अनमैरिड है, दोनों में उसका शेयर। मैरिड से कोई फर्क नहीं पड़ता, अनमैरिड से कोई फर्क नहीं पड़ता, पैदा बाद में हुई कोई फर्क नहीं पड़ता, पैदा पहले हुई कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 9/9/5 को वो जिंदा थी या बाद में पैदा हुई और फादर की एचयूएफ 9/9/5 को थी और फादर उस दिन जिंदा था,
तो डॉटर का पूरा हक है। अब जरा सुनिए, डॉटर को पार्सनल, अगर एल्डेस्ट है तो डॉटर को पार्सनल हो सकती है। अब तो मैं एक केस सुनाने जा रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे। सुजाता शर्मा वर्सेस मन्नू गुप्ता। सर ये केस दिल्ली हाईकोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, डॉटर वो वाला तो मैंने बता दिया, वो मैंने। अब मैं इस कोर्स को सुनिए। एक डीआर गुप्ता की एचयूएफ थी। एक पहले बता दूं, मेल की एचयूएफ होती है, फीमेल की एचयूएफ नहीं होती। डीआर गुप्ता की एचयूएफ थी। डीआर गुप्ता के 5 बेटे थे। उस वक्त बेटियां होंगी, लेकिन बेटियां तब तो मेंबर नहीं होती थी। डीआर गुप्ता के 5 बेटे थे। डीआर गुप्ता की डेथ हो गई। अब एल्डेस्ट चाइल्ड केएम गुप्ता था। केएम गुप्ता बन गया क्या करता? किसका करता? डीआर गुप्ता एचयूएफ का। वो करता बच गया, बाकी 4 भाई एचयूएफ में हैं। अब क्या हुआ, चारों भाई की भी डेथ हो गई और केएम गुप्ता की भी डेथ हो गई। अब कौन करता बने? केएम गुप्ता की लड़की थी और दूसरे भाई का बेटा था, लेकिन लड़की बड़ी थी और बेटा छोटा था। उसने कहा मेल मेंबर बनेगा। उसने कहा ना, एल्डेस्ट डॉटर, को पार्सर की डॉटर। अरे डॉटर में को पार्सर में सेम राइट एज डॉटर में सन। तो डीआर गुप्ता दादा है, दादा की एचयूएफ की कर्ता कौन बन गई? केएम गुप्ता की बेटी, क्योंकि वो बड़ी थी और दूसरे भाई का बेटा छोटा था। मैंने आपको सिर्फ डॉटर का नहीं बोला, ग्रैंड डॉटर भी बन सकती है, और जो एल्डेस्ट है उसको बनना पड़ता है एज पर लॉ। बाकी डिसाइड कर लो तो कोई भी बन सकता है। तो मैंने ये कहा, अब जरा ध्यान से सुनिए, को पार्सर और मेंबर में क्या फर्क है। को पार्सर कैन आस्क फॉर पार्टीशन, ए मेंबर कैन नॉट आस्क फॉर पार्टीशन। हु आर को पार्सर द एचयूएफ? सुनिए कौन कौन को पार्सनर है। मेरी एचयूएफ मैंने बनाई, सपोज करिए, कौन कौन को पार्सनर है? मैं तो हुई, मेरा सन, 1 सन, 2 सन, 3 सन, जितने भी सन्स हैं वो, एंड माई डॉटर, 1 डॉटर, 2 डॉटर, जितने डॉटर है सारी। मैं सोचता हूं 1 सन और 1 डॉटर, लेट्स से। सो माई सेल्फ, अब मैं लेफ्ट साइड देखना, फादर, मी, माई सन, 2, डॉटर है, लेकिन डॉटर को अभी उधर राइट में रखता हूं, लेफ्ट में मी, माई सेल्फ, माई सन के दोनों बच्चे। कौन से बच्चे? सन एंड डॉटर। ये डॉटर ऑफ ए को पार्सनर है, उसका भी हक हो गया एचयूएफ में बाय बर्थ। किसकी एचयूएफ में? दादा की एचयूएफ में। अरे दादा की एचयूएफ में हक हो गया, किसका? अरे ग्रैंडसन का था, अब ग्रैंड डॉटर का भी हो गया 9/9/2005 के बाद। अब सन, पहले फादर, सन, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर। अब फिर, अब डॉटर को छोड़ देना, सन, जो ग्रैंडसन का सन और उसकी डॉटर, वो भी को पार्सनर है। अरे ग्रैंडसन का सन एज वेल एज ग्रैंडसन का डॉटर, क्योंकि ग्रैंडसन को पार्सनर था तो उसकी डॉटर भी को पार्सनर हो जाएगी। पर दादा की जायदाद में, एचयूएफ में, मैं इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं कह रहा, एचयूएफ में परदादा की, अरे करपोता और परपोती दोनों का हक हो गया है। कितना हक है वो बाद में बताऊं। बाय बर्थ, देखिए अगर मेरी एचयूएफ है, मेरा एक बेटा पैदा होता है, 2, 3, 4, 5 जितने भी ये सब मेंबर है बाय बर्थ, मैं उनको हटा नहीं सकता, बाय बर्थ है। मेरी बेटी है, वो भी बाय बर्थ हो गई 9/9/2005 के बाद या पहले, मैं हटा ही नहीं सकता। किसी को नहीं कह सकता तेरे को नहीं रखूंगा। और बेटे का बेटा और बेटा का बेटी वो भी हो गए, बेटे के बेटे का बेटा और बेटे के बेटे की बेटी वो भी हो गई को। और राइट साइड में को पार्सनर कौन है? डॉटर। डॉटर के बच्चे नहीं, डॉटर। डॉटर कैन आस्क फॉर पार्टीशन, डॉटर के बच्चे नहीं। डॉटर के चिल्ड्रन विल बिकम द को पार्टनर ऑफ देयर फादर एचयूएफ। उनकी फादर की एचयूएफ में वो जाएंगे, अपनी मदर की एचयूएफ में नहीं जाते। डॉटर के बच्चे, अगर कभी भी पार्टीशन हुआ तो डॉटर को शेयर मिलता है। अगर डॉटर जिंदा नहीं है तो बच्चे नहीं करा सकते पार्टीशन, लेकिन जब भी पार्टीशन होगा जितना डॉटर का शेयर बनता था वो उसके बच्चों को मिल जाए। लेकिन डॉटर पार्टीशन करा सकती है, डॉटर के बच्चे नहीं करा सकते। लेकिन पोता करा सकता है पार्टीशन, पोती करा सकती है, पर पोता करा सकता है, पर पोती करा सकती है, बेटा करा सकता है, बेटी करा सकती है। लेफ्ट साइड में मैंने बोला सन, फादर, 4 जनरेशन, फादर, सन, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंडसन
एंड ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ये है 5वीं जनरेशन मेंबर है, को पार्टनर नहीं। 5वीं जनरेशन 4 नंबर नहीं बनेगी जब तक आप पहला वाला नहीं चला जाएगा, नंबर 1 जिसकी HUF। कई पूछते हैं क्या मैं 2 HUF का करता हो सकता हूं? अरे मैं तो 4 HUF का करता हो सकता हूं। मेरी फादर की HUF थी, फादर की डेथ हो गई, मैं करता हो गया। और मेरी अपनी HUF है, मैं भी करता, अपनी HUF का भी हो सकता हूँ, फादर की भी हो सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं CA प्रैक्टिस में हूं, बिजनेस नहीं कर सकता, तो किसी और का बिजनेस नहीं कर सकता। बाकी कोई और तो कोई जो CA में नहीं है वो तो कर सकता है ना। मैं अपने दादा की HUF का भी करता हो सकता हूँ, मैं अपने परदादा का भी हो सकता हूँ 4 जनरेशन, और अपना भी करता हो सकता हूँ। देखिए मैं अपने बेटे की HUF का करता नहीं हो सकता, क्योंकि लीनियर डिसेंडेंट से बनती है, असेंडेंट से नहीं बनती। लेकिन असेंडेंट की HUF है, मैंने बोला ना HUF कभी मरती नहीं है। अगर HUF में एक को पार्टनर और एक मेंबर भी है, 2 कम से कम है, एक को पार्टनर एक मेंबर, HUF कंटिन्यू करती रहती है। HUF नेवर डाइज, करता डाइज, लॉन्ग लिव द करता, किसी और को बना दे। लेकिन HUF में एक को पार्टनर और एक मेंबर भी है तो HUF चलती रहती है जब तक आप उसको पार्टीशन ना करें। अब मेरे से कोई पूछता है HUF बनाने के फायदे क्या हैं? अरे बड़े फायदे हैं। अगर HUF में आपकी इनकम आनी शुरू हो जाए तो सेपरेट एसएससी है, पहला 2.5 लाख जो एग्जेम्पशन है 30% आपको फायदा हो गया 2.5 लाख पर। कैसे हो गया? क्योंकि पहले सेपरेट एग्जेम्पशन है 2.5 लाख, 75,000 का फायदा हो गया। अगले 2.5 लाख में 5%, तो आपको कितना फायदा हो गया? 25% का, 62,500 का पैसा हो गया। 62,500 प्लस 75,000। और अगर आप पुरानी स्कीम में हैं तो 5 लाख के ऊपर 10 लाख पे 20% है, 10% तो वहां भी फायदा होता है 5 लाख पे 50,000। सो 50 प्लस 75, 125 प्लस 62,500, 187,500, 10 लाख की इनकम पे 1,87,500 प्लस 4%, 1,95,000 का फायदा होता है हर साल 10 लाख की इनकम है। और अब तो नई स्कीम में 15 लाख तक माफ है, 15 लाख तक आपका रेट अलग है, तो 15 लाख तक आपका 2,62,500 रुपए प्लस 4% का फायदा होता है अगर आपकी इनकम सेपरेट है तो। स्लैब अलग अलग है ना। लेकिन HUF, अब कोई सोचता है सर HUF बना ली तो जो उसका टैक्स दे दिया उसके बाद वो खर्चे कर सकते हैं फैमिली के लिए? हाँ कर सकते हैं, सारे डिसाइड करें, घर में कर लिए। लेकिन HUF गिफ्ट नहीं दे सकता मेंबर्स को ना। अगर गिफ्ट देगा तो पार्शियल पार्टीशन माना जाएगा। इनकम टैक्स में पार्शियल पार्टीशन अलाउड नहीं है, कंप्लीट पार्टीशन अलाउड है। पार्शियल पार्टीशन नॉट अलाउड इन इनकम टैक्स, ओनली कंप्लीट पार्टीशन। हिंदू लॉ अलाउ करता है पार्शियल पार्टीशन, हिंदू लॉ में आप पार्शियल पार्टीशन कर लें, लेकिन इनकम टैक्स कहेगा उस जो पार्टीशन से एसेट गई उससे जो इनकम आएगी वो तो HUF को ही टैक्स लगेगा, चाहे कुछ कर लो। पार्शियल पार्टीशन अलाउड नहीं है। आप कहते तो क्या पार्टीशन होता कैसे है? जरा ध्यान से सुनना। जब भी पार्टीशन होगा इनकम टैक्स में कंप्लीट होगा आफ्टर 31 दिसंबर 78। पार्टीशन करने हुए आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, AO को इन्फॉर्म करना पड़ता है पार्टीशन हुआ। और AO की ड्यूटी है, ही शैल इशू नोटिस टू ऑल द मेंबर्स कि भैया आइए और फिर अपीयर होइए, फिर वो पार्टीशन ऑर्डर पास करता है AO अंडर 171 सेक्शन। लेकिन रुकिए, पार्टीशन होता कैसे है? पर स्ट्राइप, पर कैपिटा। पहले पर स्ट्राइप, फादर ने अपनी HUF बनाई हुई है तो पर स्ट्राइप मींस पहली ब्रांच, फादर, उसकी वाइफ और उसके बच्चे। नीचे वाला नहीं गिन रहा, पहले फादर, वाइफ एंड उसके बच्चे। सपोज 2 चिल्ड्रन है, फादर हिमसेल्फ है, उसकी वाइफ भी है, तो 1/4 विल गो टू द फादर ऑन पार्टीशन, 1/4 विल गो टू मदर, दी इज योर मदर बट फादर्स वाइफ, 1/4 will go to the son and 1/4 will go to daughter if daughter born on daughter was alive on 9/9/2005 or born up, 1/4 1/4 1/4 1/4। अब सुन लीजिए, डॉटर का शेयर तो एब्सोल्यूट है, वो तो 1/4 मिल गया। लेकिन ये जो बेटा है जिसको 1/4 मिला, वो पैसा वो अपने को पार्टनर के साथ बांटेगा, अपने बेटा और बेटी के साथ बांटेगा, अपनी बहू अपनी बीवी के साथ नहीं। वो 1/4 शेयर वो बांटेगा अपना बेटा और बेटी के साथ।
अगर उसका एक बेटा और एक बेटी है तो 1/4 का 1/12 मिल जाएगा सन को, 1/4 ग्रैंडसन को, 1/4 ग्रैंड डॉटर। हो गया 1/4 1/4 1/4 का 1/3 इंटू 1/3 1/12 1/12। अब जो बेटी को 1/12 मिला छोड़ दीजिए, जो 1/12 ग्रैंडसन को मिला वो अपने ग्रैंडसन को बांटेगा, अपने सन को बांटेगा और अपनी डॉटर को बांटेगा। 4 जनरेशन कंप्लीट पार्टीशन करना है डाउन द लाइन अमंगस्ट ऑल को पार्टनर। कौन कौन से को पार्टनर लेफ्ट साइड में? फादर, सन, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ द सन एंड ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर इधर बटेगा। लेकिन जो सन का शेयर है वो ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर में बटेगा। जो ग्रैंडसन को शेयर मिला वो अपने सन और डॉटर में बांटेगा। राइट साइड में डॉटर है, उसको पूरा शेयर मिल गया। ये पार्टीशन है। लेकिन रुकिए, ये तो इक्वल पार्टीशन है। आप चाहें तो अनइक्वल पार्टीशन कर सकते हैं, लेकिन जब अनइक्वल पार्टीशन करेंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग करके सारे मेंबर एग्री करेंगे तो एक कागज बना लीजिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो अनइक्वल करना, नहीं तो बाद में झगड़ा पड़ जाता है। अनइक्वल पार्टीशन कर सकते हैं, सारा का सारा एक आदमी को दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन डू अनइक्वल पार्टीशन। एक और इंपॉर्टेंट है, अब आपकी इनकम 10 लाख या 15 लाख से ज्यादा हो गई तो आप क्या करिए, इनकम बांट लीजिए आपस में। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एचयूएफ इज एग्जेम्प्ट अंडर 10(2). अरे फायदा क्या है एचयूएफ में रखने का? क्योंकि एचयूएफ में भी 30% टैक्स लगता है, इंडिविजुअल को भी 30 लगता है, तो इंडिविजुअल को दे दो ना यार। और अच्छा रहता है, एचयूएफ से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बाद में एचयूएफ में प्रॉपर्टी लोग खरीद लेते हैं, बाद में बड़ी मुश्किल से बिकती है। क्योंकि वो कहते हैं कि खरीदने वाला कहता है कल कोई भी को पास खड़ा होकर कहते हैं मैं भी इसमें मेंबर हूं, आपने मेरा आप साइन क्यों नहीं कराए, और ये तो गलत किया मेरे फादर ने। इसलिए एचयूएफ की प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आती है। एचयूएफ का तो लोन ही नहीं मिलता, एचयूएफ को बैंक लोन नहीं देते। और अगर आप एचयूएफ पार्टनर है किसी फर्म में तो बैंक उस फर्म को भी लोन नहीं देते। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एचयूएफ में इमूवेबल प्रॉपर्टी बड़ी मुश्किल से बिकती है। लोग कहते हैं कि एचयूएफ की प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो खरीद लो, लेकिन वो फंड एचयूएफ के होने चाहिए। नामकर्ता थ्रू लिखना पड़ेगा, थ्रू एचयूएफ ऑफ दी सच एंड सच, थ्रू कर्ता ऑफ सच एंड सच। एचयूएफ का प्रॉपर्टी एचयूएफ के नाम होनी चाहिए, पर एचयूएफ के नाम नहीं होती है, होगी कर्ता या मेंबर के नाम पर, बट उसके थ्रू लिखोगे ऑन बिहाफ ऑफ एचयूएफ। आप 10 लाख से ऊपर इनकम आ गई, हर साल बांट लीजिए ना। आप अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, सारे मेंबर्स को डिसाइड शेयर ऑफ प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन एचयूएफ मेंबर को गिफ्ट नहीं दे सकता, वो पार्शियल पार्टीशन माना जाता है। एचयूएफ गिफ्ट ले सकता है, दे नहीं सकता। आप एचयूएफ गिफ्ट ले ले, 56(2)(10) लग जाएगा। मेंबर से लेगा तो टैक्स नहीं लगेगा, अदर देन मेंबर से लगेगा तो 50,000 से ऊपर होगा तो टैक्स लगेगा। एचयूएफ गिफ्ट नहीं दे सकता, पायस पर्पस के लिए दे सकता है, रिलीजियस पर्पस के लिए, लेकिन अदरवाइज एचयूएफ गिफ्ट नहीं दे सकता। ये मैं बता दूं, वो पार्शियल पार्टीशन माना जाता है। एचयूएफ क्या खर्चा शादी पे कर सकता है? सारे मेंबर डिसाइड करे तो किसी की भी शादी पे कर सकता है। पहले तो अनमैरिड डॉटर के लिए होता था, अब तो अनमैरिड डॉटर या मैरिड डॉटर क्या फर्क पड़ता है, वो भी तो को पार्टनर। फैमिली के लिए खर्च कर सकता है, लेकिन किसी को एसेट नहीं दे सकता उसको को पार्टनर। एचयूएफ फैमिली में खर्च करे, जो मर्जी करे, एचयूएफ कर सकता है। एचयूएफ बिजनेस कर सकता है, लेकिन सीए उस एचयूएफ का कर्ता नहीं हो सकता। एचयूएफ कमीशन नहीं ले सकता 31। हाँ, एजेंसी बिजनेस कर रहा है, वहां कमीशन आ रही है, वो तो अलाउड है, उसमें क्या हो, तो पक्का अड़ती है। मेरा पॉइंट ये है, एचयूएफ में तो बहुत और इश्यूज भी हैं, लेकिन मैं अब चाहूंगा कि आप अपने क्वेश्चन पूछिए, जितने भी सवाल, काफी सवाल होते हैं और उसमें काफी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं सवाल अब आपके लूंगा। और जितने भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, संदीप आ गया है, प्रदीप आ गया है, मुटरेजा संदीप आ गया है, संदीप पूछ सकता है, सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा, सबके जवाब। I will request all the members to post their queries in the chat box. जो आइए पूछते रहिए साथ साथ, अगर पूछना है तो। Sir, in the meantime, I will like to raise one query to you regarding HUF, sir.
हाँ जी, Sir, you have said that down the line we have to make the partition, and हाँ जी, anybody can be appointed as a karta. Say for example, A, B, C, D are four brothers, and they decided that D will be made the karta. They have their sons and daughters, and the eldest sons and daughters after A, B, C, D is of B. Can after D, when ABCD dies, can the daughter of the senior co-partner will become the karta? no, not senior. Whoever the eldest child. मैंने Okay. आपको बताया, whoever, चार भाई हैं, चार Yeah. भाई को चारों की डेथ हो गई है, वो Yes. करता थे, इसमें से एक करता था. अब जो हाँ. नीचे आया, जिस Yeah. भाई की बेटा या बेटी बड़ी है, Yes. वो नहीं, वो तो बाई चांस उसकी बेटी बड़ी थी और शादीशुदा थी. Yes, कि yes, वो yes. मैंने जो बताया, Yes, के एम yes. गुप्ता की. Yes. दूसरे भाई का बेटा छोटा था. अगर भाई का बेटा बड़ा होता तो वो बनता. Okay. And even ये एचयूएफ फादर, देखिए एचयूएफ फादर की थी, ग्रैंडफादर की. yes, उसमें yes. एक बेटा बन गया, जो Yes. सा मर्जी बेटा बनाओ. अब उसके नीचे कर्ता का बेटा जरूरी नहीं होता. अरे Okay. वो को पार्सल का बेटा, मेरा Okay. बेटा तो बने, मेरी एचयूएफ है तो मेरा बेटा या बेटी बनेगी. लेकिन Okay. अगर मेरे फादर की एचयूएफ थी तो मेरा ग्रैंडसन, मेरा ग्रैंड डॉटर कोई भी हो सकता है. एनी सन्स ग्रैंड, कोई भी भाई का बेटा या बेटी. eldest जो person, eldest- that is okay. मतलब अगर D की death हुई तो anybody of ABC can become or any of their lineage. whoever Sir, is the eldest child. Okay, and whether say for example the son of D or is the eldest, but it is settled abroad, still he can become karta. A कर्ता कैन बिकम इवन इफ नॉन रेजिडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता. एचयूएफ के लिए दो चीजें होती हैं. एचयूएफ इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ इट इज फुल्ली होली और पार्शियली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. पहले हो गया, इतना सा भी कंट्रोल इंडिया में तो एचयूएफ रेजिडेंट होती है. अब आता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. Yes. उस केस में कर्ता का देखते हैं. इफ द कर्ता वाज रेजिडेंट इन 9 out of 10 प्रीवियस ईयर और 730 days, तो वो एचयूएफ वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाती है. अगर कर्ता बाहर का है और वो 730 days नहीं था या 9 साल नहीं था तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. तो कर्ता नॉन रेजिडेंट हो सकता है, वो एक दिन भी इंडिया आ गया तो पार्टली कंट्रोल इंडिया हो. Okay. ऐसा कुछ नहीं है कि कर्ता नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकता, वो तो हो ही सकता है. Okay, sir, there is one query from C. Shrikant Malusia ji. His query is that distribution of income under section 10 subsection 2 is for previous year only, or income accumulated of earlier years can also be distributed. नो, करंट ईयर इनकम. अरे सेक्शन 10 1 2 तो करंट ईयर इनकम का ही होता है. पास्ट ईयर के लिए थोड़ी इनकम होती है, वो तो एक्यूमुलेशन है, वो इनकम नहीं है. करंट ईयर इनकम कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इफ नो एग्रीमेंट इक्वली. वो जो पर स्ट्राइप पर कैपिटा, मेरी बात समझ रहे हैं, पर स्ट्राइप sir. पर कैपिटा. अदरवाइज सब डिसाइड करे तो एक को दे दो. पर स्ट्राइप पर कैपिटा मैंने बोला, पर स्ट्राइप मींस पहले ब्रांच फादर मदर टू सन, उसके बाद टू चिल्ड्रन, फिर सन का अपने बच्चे, फिर अपने, उस तरफ इक्वल रेशियो होता है. Sir, there is a query of Mr. C. Atal Ram Chetri ji. He is asking, can HUF be a partner in a partnership firm? थ्रू करता, ही कैन बी अ पार्टनर थ्रू करता. लेकिन मैंने एक चीज बता दी, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा वो एचयूएफ का माना जाएगा. लेकिन अगर वह रेम्युनरेशन दे रहे हैं तो कर्ता की रेम्युनरेशन कर्ता के हाथ में टैक्स होगी, एचयूएफ में नहीं होगी. हाँ, इंटरेस्ट आएगा वो फंड का, वो एचयूएफ का माना जाएगा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है एचयूएफ के कैपिटल. Yes, sir. Yes. Sir. लेकिन कर्ता अगर बिजनेस कर्ता अगर बन गया पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ एचयूएफ और उसको रेम्युनरेशन दी गई तो वो कर्ता की सैलरी मानी जाएगी, एचयूएफ की नहीं मानी जाएगी. बट थ्रू कर्ता यू कैन बी ए पार्टनर. लेकिन अगर फर्म में पार्टनर बन गई कर्ता के थ्रू, मैं आपको बता दूं बैंक लोन नहीं देता उसको, ये मुझे बता दूं पहले. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, there is one query of CA Mansi Mishra ji. She is asking, will it be treated as partial partition if expenses are made by HUF towards the marriage of son or daughter? नो, इफ ऑल द मेंबर डिसाइड नथिंग. एसेट क्रिएट नहीं होनी चाहिए उससे. खर्च कर दिया कोई बात नहीं, शादी में खर्च कर दिया ठीक है, बैंड बाजा बनाया, पार्टी वार्टी दी, खा पी गए, मौज कर ली.
खा पी के तो एक्यूमुलेटेड वेल्थ को भी मौज कर लो, लेकिन गिफ्ट नहीं दे सकते उसको, गिफ्ट नहीं दे सकते उस पैसे से, क्योंकि आप फिर पार्शियल पार्टीशन मान लिया जाता। आप करंट इनकम से दे सकते हो, अदरवाइज पार्शियल पार्टीशन मानो। खाओ पियो मौज करो, इवन एक्यूमुलेटेड प्रॉपर्टी को भी खा जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्शियल पार्टीशन नहीं, एसेट नहीं देनी किसी। Okay, sir. Sir, there is one query of C. Anmol Jain ji. He is asking if property is received in succession by individual from her mother through will, and it is mentioned in will that property belongs to individuals HUF, but in the land records there is the name of Karta only. Then in such case, whether the property belongs to HUF? Yes, अगर विल में लिखा है कि ये HUF की है, रिसाइटल है, और आपने कर्ता के नाम करा ली, कोई बात नहीं है, फंड HUF, वो माना जाएगा HUF। Recital should be there in the will that after my death such and such property will go to HUF of such and such person. That's all. Okay. Sir, section, sir, CA Shrikant Mularsia ji is asking for regarding certain clarifications under section 13 subsection 3. He wants that you should brief out the provisions. देखिए 13(3) में ये लिखा है that funds of the trust cannot be utilized for the benefit of the person referred to in 13(3). 13(3) में लिखा है कि author of the trust or manager of author or settler of the trust or manager of the trust or for the benefit of trustee or the relative of that trustee or the manager or the author. Relative की बड़ी डब्बी definition दे रही है, उनके बेनिफिट के लिए नहीं होगा ये 30। लेकिन रुकिए 13(2) में लिखा हुआ है कि अगर आर्म लेंथ से लिया है, वो बेनिफिट दिया है या लिया है, तो फिर वो बेनिफिशियल नहीं माना जाता। 13(2) पढ़ लीजिए, उनको बोलिए 13(2) अगर मैं एट आर्म लेंथ मार्केट वैल्यू पे शेयर सर्विस दे रहा हूं और मार्केट वैल्यू से सर्विस ले रहा हूं, तो अगर ट्रस्टी अगर क्वालिफाइड है, वो कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या उसके रिश्तेदार कॉलेज की लेक्चरर बन जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको सैलरी दी जाए, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि वो 13(2) में आ जाता है। एट आर्म लेंथ प्राइस में जो आपने मार्केट वैल्यू से सर्विस ली या मार्केट वैल्यू से सर्विस दी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 13(3) वाले को भी बेनिफिट दे सकते हैं। चलिए आगे बोलिए। सर, I would request members to pose their queries. If any, there are further queries, Pradeep ji, from I am reading out one of the query of the member. In case उपासना जी की बोल रहे हैं आप? नहीं, कांतिलाल जैन जी की। अच्छा, या आप ले ले, मेरे स्क्रीन पे उपासना जी की आ रही थी। ठीक है। In case of amount received in hundi where there is no detail available by temple and amount is more than 5%, what would be the taxability? चलो पहले एक चीज आपको बता दूं, भगवान को जो मंदिरों को या चर्चों को या टेबल आता है, उसमें अनोनिमस डोनेशन नहीं होता। भगवान को तो मिलता ही गुप्त दान। अरे भगवान को कभी कोई गुप्त दान दिया जाता है? भगवान को तो नंबर 2 का ही पैसा ज्यादा दिया जाता है, और कहता है देख मैंने कमाया ये रहा 2 करोड़ रुपया, ले तेरा 5% शेयर 10 लाख रुपया, मेरा 1 करोड़ 90 लाख का ध्यान रखो। वो तो भगवान तो बेचारा शरीफ आदमी है, वो तो हर चीज में पार्टनर है आपका, वो तो हमेशा तथास्तु करता है, वो कभी मना नहीं करता है, तथास्तु। अरे आपने सीए पास करानी होती है तो उसमें कहते हैं तेरे क्रेडिट में भी काम कर देता है, तेरे दर्शन तब करने आऊंगा जब मेरे को पास कराए, और वो पास करा देता है। अल्लाह मुझे पास करा दे, वो पास करा देता है, फिर आप जाके उसके दर्शन करने जाते, वो बेचारा क्रेडिट में भी काम कर देता है। अरे हमारी तो लड़कियों ने तो उसको और मिसयूज कर रखा है, वो 16 सोमवार के व्रत करके उसे कहते हैं हमारी शादी करा दे, वो कहता है करा देता है, तथास्तु। कहता भुगतना तूने है, मैंने थोड़ी भुगतना है, कर्म तेरे, चाहे तूने नंबर 2 का कमाया तो भी तेरे कर्म है, नंबर 1 का कमाया तो भी तेरे कर्म है। अरे वो चोर को भी तथास्तु कहता है, चोर जाकर भी तो पूजा करने जाता है, आज मैं जा रहा हूँ पूजा चोरी करने, मेरा ध्यान रखियो, वो कहता तथास्तु। वो कहता कर्म तो तूने देखने है ना, पकड़ा तू जाएगा, मरेगा तू, मैंने तो तथास्तु क्यों, मेरा भक्त है और भक्त की मैं हेल्प करूंगा, वो भक्त है। इसलिए जो भी मंदिर में दान आता है वो होता ही 99%, समझ गए ना किसका है, तो वो वहां पर अनोनिमस डोनेशन नहीं लगता, वो कॉन्सेप्ट ऑफ अनोनिमस डोनेशन वहां है ही नहीं 115 बीबीसी। हाँ, पार्टली चैरिटेबल और पार्टली रिलीजियस हो, तो जो रिलीजियस को आएगा वो उसके लिए अनोनिमस नहीं है,
जो चैरिटेबल को आएगा उसके लिए डिटेल देंगे। तो इसलिए पहले बता दूं, मंदिर भगवान, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो या चर्च हो, सब जगह नंबर 2 ही लगता है सर, नंबर 1 का कम आता है, ये पहले बता। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आता है मंदिरों में, तो क्या नंबर 1 का आता है? गुप्त दान। भगवान कहता है तथास्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं। Sir, there is a query of C. Upasana Avasthi ji. If elder son of father is practicing chartered accountant and after father's death he became Karta of HUF and HUF is already running one business, then what will be the consequences? मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई और सन है या डॉटर है तो उसको कर्ता बना दीजिए, अडल्ट मेंबर को। वाइफ कर्ता हो नहीं सकती उसकी, और आप करेगा तो इंस्टीट्यूट वाले पंगे ले लेंगे। अरे हमारे यहाँ तो हमारे बहुत बड़े महानुभाव सारे बैठे हुए हैं, वो तो FONO का बिजनेस करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन का। वो तो प्योर बिजनेस है। और है क्या वो? अरे शेयर की इन्वेस्टमेंट तो आप कर सकते हो अपने HUF में, FNO कैसे कर सकते हो? अरे वो तो इंट्राडे भी करते हैं। धन्यवाद। इनकम टैक्स थोड़ी मुझसे मना कर रहा है, वो तो इनकम आपका CA इंस्टीट्यूट कर रहा है। वो भगवान ना करे कहीं कोई कंप्लेंट कर दे तो दिक्कत है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो नहीं कहा। आपके पास कई मेरे से पूछते हैं, सर दोनों माइनर बच्चे हैं, बीवी है और फादर की डेथ हो गई, इसका HUF से क्या होगा? वाइफ कर्ता नहीं बनती, शी मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ द कर्ता टिल द चाइल्ड गेट्स द मेजॉरिटी। जिस चाइल्ड की मेजॉरिटी होगी फिर वो कर्ता बन जाता है। वाइफ कभी भी कर्ता नहीं होती है। डॉटर कर्ता हो सकती है, वाइफ कभी कर्ता नहीं। लेकिन वाइफ को जब भी मिलेगा शेयर मिलेगा, लेकिन वाइफ मैनेजर हो सकती है टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द HUF टिल द चाइल्ड गेट्स द मेजॉरिटी। अरे यहां तक भी है, वाइफ की भी डेथ हो गई, हस्बैंड की भी डेथ हो गई, दोनों बच्चे माइनर हैं, तो HUF चलती रहेगी। अरे कोर्ट अपॉइंट कर देता है गार्डियन और वो करता, वो HUF चलती रहती। तो HUF में तो ये लॉ है, लेकिन CA अगर है या तो बिजनेस बंद कर दे, इंस्टीट्यूट तो परमिशन देगा नहीं, बिजनेस बंद कर दे। क्योंकि इंस्टीट्यूट से मैंने परमिशन ले रखी है। मेरी वाइफ की डेथ हुई, मैं पार्टनर थी वो कई जगह, लेकिन मुझे स्लीपिंग पार्टनर की मिली है परमिशन, एक्टिव पार्टनर की नहीं मिली। मैं साइन नहीं कर सकता अपनी फर्म में, मैं स्लीपिंग पार्टनर हूं, परमिशन लेकर मैं बन गया इनहेरिटेंस की वजह से, लेकिन आई कैन नॉट बी एक्टिव पार्टनर। कर्ता तो एक्टिव होता है, कर्ता तो एक्टिव माना जाता है। हाँ, या तो कहो जी मैंने मैनेजर अपॉइंट कर दिया, कर्ता मैं हूं, कर्ता चाहे कुछ भी नहीं करता, कर्ता तो फिर भी कर्ता ही होता है। इंस्टीट्यूट अगर परमिशन दे दे तो ले लीजिए, अदरवाइज कल भी कुछ भी हो सकता है। मैं पहले बता दूं, ये हम नहीं जानते। Sir, there is a query of CA Anmol Jain. He is asking whether there is a HUF of a CA. Will the income from future and option trading can be done in the name of HUF? अभी तो बताया, वो तो प्योर बिजनेस है। वो तो प्योर बिजनेस अगर आप करता है तो फंस जाएंगे। आपकी रिटर्न में बिजनेस इनकम दिखानी पड़ती है, और किसी ने बेवकूफ ने कंप्लेंट कर दी तो क्या होगा? कई पागल भी तो है ना हमारे यहाँ। तो Sir, अपना नहीं देखते, दूसरों की कंप्लेंट करते रहते हैं। query है मनीष Solanki ji ki. To file the return of educational institution, return form 7 is to be used. Yes. For app default form 5 is selected. How to choose form 7 for educational institution? सर फॉर्म 5 होता ही नहीं है, 7 ही होता है। जब भी कोई एग्जामिशन लेनी है फॉर्म 7 है, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे ट्रस्ट हो। और एक तो पॉइंट ये है कि अब हम एक और बड़ी गलती करते हैं कि ट्रस्ट के केस में हम AOP ले लेते हैं। अरे T लो, AOP वाला मत लो, T लो, पैन नंबर भी ठीक कर लो, T होता है उसमें। और आपको टिक करना होता है फॉर्म 7 में कौन से सेक्शन में आप लेने जा रहे हैं, और वहां पर रजिस्टर्ड भी करना पड़ता है, रजिस्टर्ड नंबर डालना पड़ता है। तो मैं ये बता दूं, फॉर्म 5 करेंगे तो पूरी इनकम पे मैक्सिमम मार्जिन रेट लगा देगा। और दूसरी बात एक और, जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है वो मर गए 1/4/2017 के बाद, अगर 50,000 से ज्यादा उनके पास टोटल पैसा आएगा, पूरी की पूरी इनकम टैक्सेबल है अंडर 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10। जितना भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आएगा, चाहे वो मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे वो चैरिटेबल हो, अगर रजिस्टर्ड नहीं है, 50,000 से ऊपर की रिसीट्स हैं, अगर वो कंट्रीब्यूशन है, पूरा टैक्सेबल है। मैं ये बता दूं आप 56 to 10। Sir, there is a query of CA Rajmani Ganeshan ji. He is asking, family trust is preferred for estate planning.
what are the advantages over HUF route? You are talking about private trust. You are not talking about charitable trust. Charitable is always public at large. For state planning, you want to create a trust for the family members. बड़े बड़े लोग करते हैं, छोटे लोगों को कोई फायदा नहीं होता है. बड़े लोग तो इसलिए करते हैं कि इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के बिजनेस हैं, फैमिली में डिस्प्यूट ना हो जाए. So what they do is let them fight for whatever purpose, even will be disputed हो जाती है. मैं आपको बताऊं ना, ट्रस्ट तो आप बिल से पहले बना सकते हैं ना, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. ट्रस्ट बनाने में ये फायदा होता है बिकॉज यू हैव मेड इट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. आफ्टर द डेथ में तो फिर भी डिस्प्यूट हो सकता है, लाइफ टाइम में तो नहीं होता. आप ट्रस्ट क्रिएट करते हैं तो ये फायदा होता है कि लेट देयर बी ए फाइट बट बिजनेस विल कंटिन्यू. आप ट्रस्टी बना देते हैं प्रोफेशनल्स को, आप ट्रस्टी बना देते हो बैंकर्स को, आप ट्रस्टी बना देते हो अलग. तो वो बिजनेस वो प्लानिंग इसलिए की जाती है कि देयर में बी ह्यूज अमाउंट ऑफ बिजनेस एंड द बिजनेस में नॉट बी क्लोज डाउन बिकॉज ऑफ द फाइट बिटवीन द ब्रदर्स और द फैमिली. सो वी वी क्रिएट ए ट्रस्ट. अदरवाइज छोटे आदमियों को ट्रस्ट बनाने का कोई फायदा नहीं है. वो तो अपने होश आवाज में दे देना यार जो देना है, लेकिन गिफ्ट मत करना अपने होश आवाज में. बच्चों को उतना करना, अपने लिए रख लेना, अपने लिए रख लेना. अगर मांगना पड़ा तो जिंदगी भर पछताओ. हम लोगों को आदत नहीं है. मैंने एक बार बता दिया, अपने बच्चों को उतना ही देना जितना उनको जरूरत है. अपने लिए सफिशिएंट रख लेना. अगर अपने लिए नहीं रखा तो ओल्ड एज होम में अपनी सीट बुक करा ले. ओल्ड एज होम में जाना पड़ेगा. बुरा मानेंगे, बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन कहावत भी तो है, ए सन इज ए सन टिल ही गेट्स ए वाइफ, ए डॉटर रिमेन्स डॉटर थ्रू आउट हर लाइफ. देखिए, उनको लालच देते रहिए, तेरे लिए तो कमा रहा हूं, लेकिन सब कुछ मत दे देना. अगर दे दिया तो फिर गए आप. अरे मैंने तो ऐसे ऐसे देखे हैं, बाप का घर है, बाप को ही निकाल के बाहर फेंक दे. मैंने तो ऐसे ऐसे देखे हैं, और ना ही पूछूं, एक ही बेटा है और बाप का बिजनेस है और बेटा उसमें कमीशन खा रहा है. अबे तेरा ही तो पैसा है सारा, और किसका है? तेरा ही तो है और मेरा थोड़ी है. तू ही एक ही बेटा, कोई और चाइल्ड ही नहीं है. लेकिन आजकल जमाना बदल गया. अपने लिए जरूर रख लेना, चाहे कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, चर्च हो, पुलिस हो. अरे भैया कोई नहीं है, अपना और अपनी बीवी का रख लेना इतना पैसा. नहीं तो गौतम सिंघानिया वाला हाल होगा. अब होता है उसको श्रीपत सिंघानिया, जो रेमंड का हाल हुआ. अपने बाप को उसने मकान भी नहीं दिया और उसका 1000 करोड़ का गिफ्ट ले लिया, शेयर ही दे, खत्म कर दिया. अपने लिए रख लेना. बुरा मान रहे होंगे कई लोग, मान लो बुरा. मैं तो बड़ा क्लियर कट आदमी हूं कि बाप की जिसने सेवा नहीं करी जिंदगी भर पछताएगा. अरे जिंदगी भर पछताएगा. जो माँ बाप की सेवा नहीं करता ये जिंदगी भर पछताएगा. और हम तो वैसे ही सैंडविच सोसाइटी है. हम तो माँ बाप से भी डरते हैं और अपने बच्चों से भी डरते हैं. कोई एक आदमी सामने बैठा हुआ कह दे अपने बच्चों से नहीं डरता, बोल के बता दे कि मैं बच्चों से नहीं डरता. अरे वो जमाना बदल गया सर. इतना एक्सप्लॉइट करते हैं बच्चे हमारे. तो इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, बच्चे तो हमने आप पैदा किए हैं, हमें उनका ध्यान रखना है. चाहे बेटी हो या बेटा हो. बेटी का हस्बैंड तंग करने लग जाता है, लेकिन अपने लिए रख ले. सारा कुछ मत दे देना अपनी होश आवाज में. हाँ विल कर दो, विल में क्या है. और विल करते भी बताना मत, क्योंकि हो सकता है आपने उसको पूरा ना दिया तो आगे लड़ेगा. उसको कम दिया, उसको ज्यादा दिया, कुछ भी नहीं बताना नहीं है. विल लिखते वक्त प्लेन पेपर पे होती है, कोई स्टैम्प पेपर रिक्वायर्ड नहीं है. आपके साइन और 2 विटनेस होने जरूरी है विल के लिए. 2 विटनेस. मैं पहले बता दूं, 99% लोग विल के लिए बताना नहीं चाहिए अगर आपने इक्वल शेयर नहीं बांटा है. कोई भी झगड़ा कर लेगा, कोई फायदा नहीं है. हम तो हमेशा ही कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ डिस्प्यूट, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ डिसगारंटीड रिलेटिव. उसमें भी बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं. और विल के टाइम पे आपको याद है, MC लगवा लेना. MC याद किया, वो लिखवा रहा था बाप से 100000, ऊपर से पानी गिर गया, वो 1 मिट गया. तो MC लगवा लेना अगर जबरदस्ती विल बनवा रहे हो. MC बहुत जरूरी है विल के लिए. चलिए आगे बढ़िए. तो there is a query. Swarnim Rai जी की query है. According to section 56 subsection 2, gift from relative is exempt. In HUF, relative definition members are included. Then why HUF cannot give gift to members? ले लो. HUF cannot give to member. प्लीज वो मेंबर से ले सकती है, मेंबर को नहीं दे सकती. उन्होंने मेंबर से लिखा यू कैन टेक गिफ्ट फ्रॉम मेंबर. रिसिपिएंट शुड बी HUF. वो नहीं है. और पार्शियल पार्टीशन अलाउड ही नहीं है. गलत पढ़ रहे हो आप. द रिसिपिएंट शुड बी HUF.
Sir, the there is- HUF can take gift from its member, but it cannot give gift to the members. If it gives gift to the member, मैंने आपको बोल दिया, और जो गिफ्ट HUF से लेते हो, मेंबर्स से लेते हो, 64(2) लगता है, आप दे नहीं सकते, पार्शियल पार्टीशन माना जाता है. सर एक क्वेरी है प्रोसीजरल पार्ट की. व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन चेंजिंग द कर्ता ऑफ HUF? कोई प्रोसीजर नहीं है. ये कोई HUF की कोई डीड थोड़ी होती है. सीधा लिख के एक तो बैंक को दे दो, एक अंडरस्टैंडिंग लिख के ये को पास है, ये करता हो गया, पुराने करता का डेथ सर्टिफिकेट लगा दो और दे दो बैंक को. सारे ने साइन कर दिए, सारे को पास ने, तो क्या दिक्कत है? और इस तरह रिटर्न के वो उसमें साइट पे भी जाकर वो चेंज करिए अपना करता का डेथ सर्टिफिकेट लगाइए और दूसरा करता बन जाए. सर डेथ सर्टिफिकेट वाला केस नहीं लगे, जैसे आप कह रहे थे ना कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट बी अ कर्ता ऑफ HUF. कोई बात नहीं, तो कहना उस चेंज केस कर दो में- ना. करता नहीं मरा तो भी चेंज कर सकते हैं. ऑल द मेंबर्स सो डिसाइड, एक एग्रीमेंट बनाकर को MOU बनाकर दे दो उसको कि ये करता होगा. कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर. कोई ये कल बैंक कहता है HUF की डीड लाओ, मैं कहा वो कौन सी डीड होती है भाई HUF में? पार्टनरशिप डीड तो सुनी थी, HUF की डीड तो होती ही नहीं है. आप ज्यादा एक एफिडेविट दे दो और साथ से कागज लिख दो, ये करता है, ये करता है, ये को पार्टनर है, और एक एफिडेविट दे दो. डीड वीड नहीं होती है HUF की. कोई HUF में डीड थोड़ी लिखी जाती है. जब कोई बच्चा पैदा होता है HUF बढ़ जाता है, कम होता है तो कम हो जाता है. अरे ग्रैंडसन पैदा होता है वो भी HUF का मेंबर है, ग्रेट ग्रैंडसन पैदा होता है वो भी HUF का मेंबर है. अरे ऐसा थोड़ी होता है कि HUF की कोई डीड होती है. ये पार्टनरशिप डीड थे, हर बारी चेंज करते रहो, ऐसा कुछ नहीं. Sir, there is a query, one query from C. Atal Ram Chitri ji. A charitable society is not registered under section 12AA oblique AB. Then all contributions received are fully taxable or only net 100% taxable. 56(2)(10) fully taxable. From 1/4/2017 कोई खर्चा भी नहीं मिलेगा. ग्रॉस रिसीट टैक्सेबल होगी जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिला है. वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में कोई खर्चा नहीं होता है, बाकी चीजों का हो सकता है. ये तो पूरा का पूरा टैक्स. Sir, there is one query from CA Kasim Ali ji. In case of society, it has been registered as an association of person with income tax. However, upon filing ITR 7, it gives option both of a society and association of person. Which option should have been selected? Since there जिसमें आप is रजिस्टर्ड है, there is आप anomaly जिसमें between the रजिस्टर्ड है, आप two. रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो रजिस्टर्ड को टिक करिए. Okay. वो AOP ट्रस्ट के लिए भी तो होता है ना. ट्रस्ट तो ट्रस्ट के लिए होता है, आपको तो वही करना है. रजिस्टर्ड Okay. सोसाइटी टिक करिए. Yes. Yes, sir. सर अगली क्वेरी है, इन केस ऑफ 100% स्टेट गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अप्रूवल फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड और नॉट? नॉट रिक्वायर्ड. अरे मोर देन 50% है तो भी रिक्वायर्ड नहीं है. लेकिन हर साल देखना है, एवरी ईयर, हर साल 100% हो या फिर मोर देन 50% हो तो कोई अप्रूवल नहीं है. कोई रिटर्न कंपलसरी है, बाकी कोई कंडीशन है ही नहीं. ओनली रिटर्न इज कंपलसरी. सर अगली क्वेरी है, इफ सैलरी रेंट गिवन टू मेंबर्स और रिलेटिव एट आर्म लेंथ प्राइस, देन दैट शुड बी रिपोर्टेड इन ऑडिट रिपोर्ट इन फॉर्म 10B अंडर रिपोर्टिंग इन 13(3). वो करनी पड़ती है. 13(2) लिख देना साथ में, करनी पड़ती है. 13(2) में आ जाता है ना मार्केट वैल्यू, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू आप कह रहे हैं ना कि दैट मार्केट वैल्यू से है. वो तो एओ को भी तो कुछ चांद दो ना, लिखाएगा नहीं है, वो तो कभी नहीं मानता मार्केट वैल्यू से. वो रीजनेबल अमाउंट, व्हाट इज रीजनेबल इज मोस्ट अनरीजनेबल टू डिसाइड, उसको भी तो मौका चाहिए ना. समझिए ना आप. चलिए आगे. अलाउड है सर, अलाउड. सर अगली क्वेरी है, कैन AOP और BOI कैन मेक ट्रस्ट? सर ट्रस्ट ये ट्रस्ट मेरे को कौन समझ में बना? नहीं आया. सर देखिए, आप ट्रस्ट कौन बनाता है? ट्रस्ट तो एक इंडिविजुअल बनाएगा. ट्रस्ट या बनाएगा कंपनी बनाएगी जो आर्टिफिशियल पर्सन है. AOP कौन सी चीज होती है? ग्रुप ऑफ पर्सन थोड़ी है. आप तो अलग अलग बनाकर ट्रस्ट को दे दो. ट्रस्ट को AOP थोड़ी बनाता है. ट्रस्ट तो AOP होता है. ट्रस्ट तो खुद ही AOP है. AOP है. ट्रस्ट तो खुद ही AOP है. और So there is query which you have already resolved of C. Atal Ram Chitri regarding administrative expenses in case of non-registered charitable society. नहीं सर, जो तो मिलेगा डोनेशन, उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं होता. वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, और वॉलंटरी में खर्चा कहाँ होता है? हर वर्ड वॉलंटरी बोल रहे हो और फिर कहते हो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. क्या पकड़ के लाए हो उसको?
गलत। वॉलंटरी तो वॉलंटरी होता है, जब करते तो हम वॉलंटरी कभी भी नहीं होता, जबरदस्ती मांगना पड़ता है, लेकिन बोला तो वॉलंटरी जाता है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में कोई खर्चा नहीं होता, और मोर देन 50,000 इन एग्रीगेट है, पूरा टैक्सेबल। सर अगली क्वेरी है, कैन अ पर्सन क्रिएट HUF आफ्टर 7 years ऑफ चाइल्ड बर्थ? शी इज अ सिंगल गर्ल चाइल्ड। अरे HUF तो HUF ही थी सर, HUF तो HUF ही होती है, बनी हुई है, सिर्फ कॉर्पस नहीं है। कॉर्पस जब भी क्रिएट करना चाहे कर लो। अरे मेरे फादर आज भी कर सकते हैं तो HUF बना सकते हैं। अगर कॉर्पस लाए और उनका बेटा हो या बेटी हो तो HUF बना सकते हैं। HUF को बनाई थोड़ी जाती है, HUF तो ऑलरेडी है सर, वो एग्जिस्ट करती है, सिर्फ उसमें कॉर्पस लाना है और इनकम लानी। तो 10 साल 20 साल 50 साल बाद बना लो HUF में क्या दिक्कत है? पैदा होते ही थोड़ी HUF है, HUF तो बन गई बाय लॉ, आपने उसमें कॉर्पस लाना है। प्रदीप जी, मेरे एंड पे मेरे पास जो क्वेरीज आई थी वो सॉरी मैंने कवर कर ली है, अगर आपके एंड पे है तो आप। Samang, I am not having any query at present. Ankur, whether you are having any at your end, some members have asked. I do not have any. I have communicated to you and you have raised them. So Yes, you have communicated. I think. अभय जी ने बाद में ज्वाइन कर लिया था, मैंने देख लिया था, पहले अभय जी ने नहीं किया था, बाद में ज्वाइन कर लिया था, तो नाम उनका है, ये देखिए आ गए सामने। लेकिन पहले मैंने बोल दिया था कि आपने प्रोग्राम करवाया और आप नहीं थे, आप मेरे साथ बाद में ज्वाइन किया। आपका म्यूट है Sir, unmute करना। Yeah, so some technical issue was there, then joined late. So सर मैंने तो देखा ना आपका ना, बाकी खत्म। Thank you so much for your time. चलिए सर, चलिए और बोलिए। Sir, I think most of the all the queries all the members queries have been solved. Why is Yes, there? sir. sorry to interrupt. Yes. There is a hand raised of Sanjeev Chanodia. हैंड रेज है तो पूछ ले। संजीव जी, मैंने आपको अनम्यूट करा है, अपने इनसे अनम्यूट करें अपने आप को। सर डेट ऑफ बर्थ ऑफ HUF, जब आपने बताया कि HUF यूं ही बन जाती है, तो फिर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ कैसे दें? इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि बच्चे होने के बाद करो, हिंदू लॉ कहता है कि जिस दिन शादी हो गई वही डेट ऑफ बर्थ है। फर्क क्या पड़ेगा? अरे डेट ऑफ बर्थ से फर्क क्या पड़ेगा, जब तक फंड नहीं है डेट ऑफ बर्थ क्या करेगी? अरे बात सही है। फंड आएंगे तो डेट ऑफ बर्थ जो मर्जी डाल दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? पुरानी हमने 2001 की तो डाली थी जब पहली बार आ रहा था, याद है जब पैन आया नहीं था, अब तो 2001 जब सबकी 2001 हो गई थी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का मतलब होता है जिस दिन आपकी वाइफ आ गई, हिंदू लॉ में तो बन जाता है। इनकम टैक्स कहता है बेटर यही है जब चाइल्ड, तो HUF है। पैसे आएंगे उसके बाद पैसे आएंगे तो उसका हो जाएगा, चालू हो जाएगी HUF। डेट ऑफ एग्जिस्टेंस कहेंगे HUF की, बर्थ नहीं होगी। जी जी ठीक है। HUF कभी पैदा नहीं होती है। जी जी जी, थैंक यू सर। Thank you, Sanjeev sir. Thank you, sir. Any members having any query can please raise your hand. We will unmute you. कितना जस्टिफिकेशन है कि 1:30 बजे तक करेंगे पूरा CP आवर्स के लिए। सर आपका इतना अच्छा सेशन है कि मतलब मैं तो मजाक तो करने दिया करो यार, मैं तो मजाक करता ही रहता हूँ। चलिए करिए। I think, sir, all the queries have been resolved, and anyhow, it was wonderful session from sir, and all the queries of members joining this virtual seminar have been resolved by you. I would request CA Anshul Agrawal, Vice Chairman, Bhopal Branch, to provide his concluding remarks. Thank you, Pradeep sir. Sir, it's always mesmerizing to listen to your role model. Thank you. Thank you is very small word to express my gratitude and regards towards my mentor and encyclopedia of text, Dr. C.A. Girish Ahoja sir. As always, sir, it was a wonderful session, and I hope every one of us learned a lot of new things in respect of charitable trust and HUF. I, on behalf of entire managing committee of Bhopal branch, once again express our sincere gratitude for sharing your valuable views with us. Thank you so much, sir. I also like to take opportunity to thank all participants for your wholehearted participation and making the seminar a grand success. At last, I extend my wholehearted thanks to staff of Bhopal branch of ICAI and my colleagues in the managing committee for their contribution in the success of the program.
Thank you so much, sir. Thank you, uncle. So please take care, all of you. Please take care. Thank you, sir. Stay healthy. गिरीश सर सर हाँ एक जी। जाते जाते क्वेरी आ गई है उसको रिजॉल्व कर अब दीजिए पूछिए ना, वो तो गेट बजाना ही है आपने। पूछो पूछो। Sir, if fund received with specific direction for land or building in case of trust which is not yet registered under 12AA, is it taxable? टैक्सेबल रजिस्टर करा लीजिए बिफोर द एंड ऑफ वो जो है आपको जो भी पैसा आएगा वो टैक्सेबल होगा। अगर उसी साल रजिस्टर हो गई तो बात खत्म। रजिस्ट्रेशन आपने अप्लाई कर दी और बाद में मिल गई तो बात खत्म हो गई। नहीं तो अदरवाइज कॉर्पस डोनेशन हो नॉन कॉर्पस हो सारी टैक्सेबल है। लेकिन अगर रजिस्टर करा लिया उस प्रीवियस ईयर में हो गई रजिस्टर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत। Sir, thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. All the best. Thank you for Stay your healthy. valuable Take care. time you Please have take provided. Thank you, Thank sir. you. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. CA Zubirullah Khan, Chairman Sahab, with your permission, should we conclude the meeting? Yes, please. Yes, Pradeep bhai. Okay. चलिए सर, थैंक यू Thank you very much. Thank you. Sir. I am Thank you. ending meeting for Thank all. you very Thank much, you sir, very for your much. time. Sir. Thank you very much. Thank you. I am ending the meeting for all. Thank you. Yes, yes. Thank you. Thank you, Mohan. Thank you, Pradeep. Thank you, Anshul. Thank you, sir.